हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो ये जो वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू करने वाले हैं या फिर शुरू किए हुए उनको 3-4 महीने भी हो गए। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और ये भी बोलूँगा कि 2x पर मत देखना, क्योंकि यार ये वीडियो जो है ना आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट करेगी। यूट्यूब पर जितनी भी वीडियोज़ हैं उनमें वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज़ ये हो सकती है रिगार्डिंग की तैयारी कैसे शुरू करनी है। और जैसा थंबनेल में आपने देखा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी एग्जाम को कैसे क्लियर करें। आप वीडियो को आराम से देखना। अगर आपने तैयारी शुरू करी है या करने की सोच रहे हो, आपको कई सारी चीजें मिलेंगी। हाँ यार, ये बात तो सही है। तो आपके जितनी भी प्रोबेबिलिटी है, जितने भी परसेंटेज आपके चांस हैं, मेरा मानना है कि इस वीडियो को देखने से आराम से वो 3x हो जाएंगे, 3 टाइम्स हो जाएंगे। ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। देखो, पढ़ाने का इतना एक्सपीरियंस हो गया, एज ए स्टूडेंट भी मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी सारे रिटर्न एग्जाम मैंने क्लियर किए, एनडीए, सीडीएस, एफकैट, फिर सीजीएल 2 बार, एक बार अपना सीपीओ, है ना, आईआईटी वाईआईटी क्लियर नहीं हुआ। तो यार उन सब का एक्सपीरियंस, फिर इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ाए, उनसे बातचीत होती थी कि हाँ यार, बच्चे बोलते सर हमने ये गलती कर दी, हम ये नहीं करते, पहले ये चीज़ कर लेते तो बेनिफिट होता। तो वो सारा एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करेंगे। प्लीज़ 1x पर मत देखना। और जो भी ये पीपीटी में आपको लिखा हुआ दिख रहा है, कुछ बातें आप नोट कर लेना। बाकी आपको ये वाली जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थोड़ा देखो, ये आराम से बस समय निकालना, ठीक है। मैं आधी 1 मिनट में कोई चीज़ नहीं समझा सकता, क्योंकि उसमें इतना बेनिफिट नहीं होगा, या ना उसमें बेनिफिट होता ही नहीं है 30 सेकंड की, 50 सेकंड की रील में। तो समय देना पड़ेगा, है ना। अच्छी चीज़ को समझने में, जैसे बोलते हैं ना, महल बनने में समय लगता है, तो थोड़ा टाइम दो, इतने बिजी नहीं हो, ठीक है। तो जो हमारी प्लानिंग होती है ना, वो हमारा बेस का काम करता है, नींव जो होती है ना किसी एक घर की। तो प्लानिंग एक वो चीज है। और कई सारे स्टूडेंट जो है कुछ प्लानिंग नहीं करते हैं, सच्चाई है। लेकिन अगर आप कोई भी बड़ी पोस्ट हासिल करना चाह रहे हो तो आगे जाके आप में कॉमन सेंस होना चाहिए, आप में प्लानिंग की एबिलिटी होनी चाहिए। अब मैं अपनी जॉब के हिसाब से, तो मैंने इनकम टैक्स और एक्साइज डिपार्टमेंट में काम किया है, तो वहां के एक्सपीरियंस से बताऊं तो एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को सीधे मतलब फुल फ्लेज्ड पावर दे दी जाती है। अगर आप मतलब छोटी रेंज में हैं, है ना, मतलब अलग अलग पोस्ट होती हैं, वो सब छोड़ो, कि आपको कहाँ रेड मारेगी हमारी टीम, वो आपको डिसाइड करना है। आप रेकी करके आइए, आप सर्वे करके आइए, समझे। तो इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेगी। तो यानी प्लानिंग तो आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो हम प्लान करेंगे पहले कि यार किस किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स पर हम बातचीत करेंगे, जैसे सबसे बेसिक, लेकिन शायद हम इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है। तो बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं तैयारी करते वक्त, है ना। प्लान बी के बारे में बात करेंगे कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किस तरीके से आपको अपना स्टडी प्लान बनाना चाहिए, कोर्स को कैसे सिलेक्ट करें, है, अपडेटेड कोर्स हमें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, बुक्स का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, सिलेबस को कैसे कवर करना चाहिए, और मॉक टेस्ट हमें कब देने चाहिए और कौन से देने चाहिए। तो मैंने भी ये एग्जाम दिए हैं, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ भाई, ऐसे हम करते थे, ऐसे कई सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट करते थे, सिमिलैरिटीज रहती थी। कुछ अलग नहीं करना है, मगर व्यवस्थित रूप से करना है। एक जो है प्लान्ड वे में चीजें हमें करनी है, ठीक है भाई। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं बेसिक चीजों पर। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, और आप बताते चलना या अपने अंदर देखते चलना कि यार हम यहाँ पर कमी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। सबसे पहला कि यार सीरियस होके पढ़ना है। मैंने एक एक बात ना, यार किसी ने मेरे को ये टाइप करके स्क्रिप्ट नहीं दी है, स्क्रिप्ट भी मिलती हैं, तो ये एक एक बात लिखी, फिर इसको टाइप किया, फिर आपके साथ कर रहा हूँ कि एक भी पॉइंट रह ना जाए। देखो, सीरियस होके पढ़ना का है मतलब यार ये है कि ये नहीं कि हमने देखा कोई फलाना दोस्त सिलेक्ट हो गया, अच्छी पोस्ट मिलती है तो हम भी पढ़ने में निकल गए। जैसे डिफेंस की, हमारे गांव क्षेत्र में अधिकतर क्या होता है, आज भी आर्मी की रेस की तैयारी करते हैं। आपने सुना होगा, आप अगर गांव के आसपास से बिलोंग करते, कि यार मैं ना भर्ती देखने जा रहा हूं। भर्ती देखने जाने का मतलब क्या होता है, जब एक कैंडिडेट फर्स्ट टाइम रेस मारने जा रहा होता है, यानी सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए जा रहा होता है, तो उसे कहते हैं मैं भर्ती देखने जा रहा हूं। लिटरली वो देख नहीं रहा है, वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। वो फर्स्ट अटेम्प्ट को देखना कहता है। यार इसमें तो होगा नहीं, आगे हो जाएगा। तो कभी भी आपको ये नहीं कहना कि भाई देखेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है गोल्डन अटेम्प्ट होता है, उसमें सिलेक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अगर आपको चांस मिलता है, ट्राई टू सी
कि जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं ना वो पहले या दूसरे अटेम्प्ट में हो जाते हैं। पहला अटेम्प्ट कई बार क्या होता है कि भाई ग्रेजुएशन जस्ट की फॉर्म भर दिया, उसमें नहीं हुआ, लेकिन सेकंड में हो गया, तो कई बार सेकंड अटेम्प्ट ही पहला अटेम्प्ट हो जाता है। तो पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होती है। उसके लॉजिकल रीजन पर बात करते हैं, है ना। पहला रीजन क्या होता है भाई, सबसे पहला रीजन होता है कि हमारे साथ सबका सपोर्ट होता है नहीं होता है, पूरी फैमिली का सपोर्ट होता है। एक आध साल तो सबके फैमिली मेंबर्स देते हैं, मम्मी पापा सब कहते हैं भाई एक आध साल तो लगेगा, है ना, तो पूरा सपोर्ट होता है। सेकंड, हमारी एनर्जी जो होती है, हमारा जो मोटिवेशन होता है वो सबसे हाई होता है कि अरे भाई एकदम मेहनत करेंगे हो जाएगा। ये हाईएस्ट होता है पहले अटेम्प्ट में। पहला कह लो या दूसरा कह लो, दूसरा मैं कब कह रहा हूं समझ पा रहे हो ना, कि ग्रेजुएशन करते ही पहला अटेम्प्ट है तो उसमें हमें पता है कि ये बस हम दे रहे हैं, मेन सेकंड है मान लो, है ना। एक साल जब आपने तैयारी कर ली उसके बाद जो है वो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट हम मान रहे हैं, उसमें एनर्जी हमारी हाईएस्ट होती है, ठीक है, सपोर्ट सबका सही रहता है और पढ़ने में मन ज़्यादा लगता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप खुद समझो कि जब एक साल हो गया, हमारा प्री भी क्लियर नहीं हुआ, कोई भी एग्जाम हो तो क्या होता है, मोटिवेशन नीचे चला गया, घर वाले कुछ कहते रहते हैं। और आप खुद सोचो ना, जैसे मैथ्स की मैं बात करूं, आपने टाइम एंड वर्क फर्स्ट टाइम पढ़ा, सेकंड टाइम जब पढ़ोगे तो जोश थोड़ा कम हो जाता है, खुद पे डाउट आने लगता है, यार पिछली बार तो प्री भी नहीं निकला था, अब क्या होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले अटेम्प्ट को ना बहुत सीरियसली देना। ऐसा नहीं कि ये मत सोचना कि नहीं अगर आपको कोई ये बात कह देता नहीं 4-4 5-5 साल लग जाते हैं, वो गलत है। कोई ना कोई पोस्ट लेना वो पहले 1-2 अटेम्प्ट में पॉसिबल है, ठीक है। प्रॉपर प्लानिंग से जाओगे तो जिस काम को जो हम बातें कर रहे हैं, इसलिए इतनी लंबी चौड़ी वीडियो बनाई जा रही है और आप उसे देख रहे हैं सीरियसली कि उस टाइम को लिटरली कैसे कम कर सकते हैं। सबने अगर कोई गलतियां करी हैं तो हमें ट्राई करना है कि हम उन गलतियों को अवॉइड कर सकें। तो समझ में आई पहली बात कि भाई पहले अटेम्प्ट को पूरी जोश के साथ देना है, पूरी एनर्जी के साथ देना है, ऐसे नहीं देना कि देखा जाएगा, देखा जाने वाले काम आपको नहीं करना है। हाँ सर समझ में आया। तो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है। आजकल ये चीज बहुत बढ़ गई है, चाहे आपने खुद ये चीज करवा ली हो या धीरे धीरे आप ही में कमी है। मेरी बातें यार आपको बुरी लग सकती हैं क्योंकि मैं सीधी बात ऐसे करता हूं जैसे आप मेरे छोटे भाई बहन होते या किसी रिलेटिव के बच्चे होते मेरे। तो क्योंकि इंप्रेस नहीं करना यार, सच है तो वो सच है, सच बात करेंगे। भले वहां पर आपको इंप्रूवमेंट करना है, बुरा लग रहा है कोई बात नहीं, बट वहां इंप्रूवमेंट करना है। आपकी मांगे इतनी बढ़ जाती हैं आप में से कईयों की, यार आप खुद सोचो, आपको कोई कराया क्यों दे दे। जैसे अगर आपको मैं लेटर सपोज मैंने आपको 50 क्वेश्चंस दिए कि यार ये अच्छे सवाल हैं, तो कईयों की डिमांड क्या आती है, सर इसका पीडीएफ फॉर्मेट में दे दो, सर ऑप्शंस के साथ दे दो, ऑप्शन सर आंसर मार्क करके दे दो, इनको सर चैप्टर वाइज फॉर्म में दे दो। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि यार सबसे ज्यादा मेहनत हमारे सिलेक्शन के लिए हमें करनी है। अगर कोई और व्यक्ति हमें किसी काम के लिए मेहनत करके दे रहा है तो उसमें मेन वो अपना प्रॉफिट समझ रहा है, समझ रहे हो। अगर मैं मान लो आपको कोई भी पीडीएफ दे रहा हूं, कुछ भी दे रहा हूं, तो वो इसलिए दे रहा हूं ताकि वो ज्यादा स्टूडेंट्स तक बट जाए, उससे मेरा नाम बढ़ जाए। लेकिन आप ये चाह रहे हो कि सारी मेहनत सामने वाला कर जाए, तो वो नहीं करेगा। अगर आप किसी के ऊपर पूर्णतः डिपेंडेंट हो जाओगे, यानी कि आप उसके अंधभक्त बन जाओगे, तो आपको बेवकूफ बनाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। आप मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हो सब कुछ सर करके देंगे, तो हो सकता है मैं आपको गलत चीज खरीदने के लिए कह दूं, कभी कह दूं मैं फलानी किताब ले लेना, 5 वीडियो के बाद आप देखते हो कोई और। आजकल इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं, है ना, कि नहीं ये वाली अब किताब ले लो। अब सही गलत क्या बोले, तो अगर हम ही मूर्ख हैं तो हमें मूर्ख बनाया जाएगा। एक लाइन मैंने पढ़ी थी कि जब तक बेवकूफ जिंदा है तब तक समझदार आदमी भूखा नहीं मरेगा। तो हमें वो बेवकूफ नहीं बनना है। गेटिंग माई पॉइंट। होता है ना कि अभी कहते हैं ये किताब, फिर कहते हैं कोई और किताब, तो जहां से प्रमोशन के लिए ज्यादा पैसा मिलते जाता है तो वहां पर चलते जाते हैं। सही गलत की बात हम यहाँ नहीं कर रहे, हमें मूर्ख नहीं बनना है। स्कैमर्स देखो इतने सारे आते हैं फोन पर, तो हम बचते हैं ना। तो यहां पर एवरीबडी इज सीइंग हिज प्रॉफिट, हर कोई अपना फायदा देख रहा है, हर कोई नहीं तो मैक्सिमम 99% लोग मेन अपना फायदा पहले देख रहे हैं। कोई भी आप किसी से पढ़ रहे हो, किसी को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो उस बात से बचना है। ये चीजें आगे कनेक्ट होती जाएंगी, ठीक। खुद पर भरोसा करना है आपको और कॉमन सेंस कर रखना, ये बहुत आवश्यक है। इसी से कनेक्ट हो रहा है ना। देखो खुद पे भरोसा कि हाँ यार मैं कर लूंगा, और क्या कहते हैं अपने ऊपर अपना कॉमन सेंस रखना है कि यार ये, अगर मैं आपको कहूं कि यार ये वाली क्वेश्चंस आ सकते हैं,
आपको खुद पहले प्रीवियस ईयर इतने देख लेने हैं कि आपको लगे कि हाँ यार ये आ सकता है या नहीं आ सकता है। बात को समझ रहे हो कि यार अब 2017 का पेपर टफ आया, अब मैं कह रहा हूं भाई टफ पढ़ो, अगली साल फिर टफ नहीं आया, फिर उसके अगली साल टफ नहीं आया, तो आपको खुद ठीक है एक बार कभी टफ आ गया, लेकिन आपको मेन क्या करना है, कॉमन सेंस रखना है कि हमें प्रीवियस ईयर 90% पर पूरा पकड़ बना लेनी है। टफ आएगा तो उसमें सब फंसेंगे। आपको पता, आप अगर प्रीवियस ईयर्स को फॉलो करते हो तो जो सवाल आज से 10 साल पहले आ रहे थे 90% सवाल आज भी वही है। 10% जो नए हैं वो 3-4-5 साल में जो भी थोड़ा सा पैटर्न, हल्का सा पैटर्न का मतलब क्या, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन को फॉलो करने लग गया वो आने लग रहा है, बट 90% आज भी वही है और 90% में अभी भी बच्चे फंसते हैं। तो बच्चे उस 90% पे फोकस नहीं करते। अगर मैं वीडियो बनाऊं कि क्या ये सवाल आप कर सकते हो या इसमें फलाने में आया नया सवाल, फलाना आया मुश्किल सवाल, उस पर व्यूज बढ़ जाते हैं। मतलब हम जैसे कि ये 90% का सबको आता ही है, ठीक है। तो कॉमन सेंस रखोगे तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा, समझदार बनना है। कल को आप किसी डिपार्टमेंट में जाओगे तो मैंने जैसा समझाया बड़ी बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, तो जिसमें कॉमन सेंस होगा वही उसको निभा पाएगा, है ना। एक तरफ हम इंस्पेक्टर बनने की सोच रहे हैं और हम में कॉमन सेंस नहीं है, ऐसे आंख बंद करके हम भरोसा नहीं करेंगे। आगे बढ़िए, डरना नहीं है, ठीक है। तुम जिन पर भरोसा करते हो वही डराएंगे। वो डराने वाले कभी कभी तुम्हारे दोस्त भी होंगे और तुम्हारे एजुकेटर्स भी होंगे। दोस्त कैसे हो जाएंगे भाई, हमारे टाइम पे होता था व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम तब नहीं आया था, तो व्हाट्सएप पर क्या है मुश्किल मुश्किल सवाल दोस्त भेज रहे हैं, ग्रुप बना उसमें मुश्किल सवाल हो रहे हैं, तो ग्रुप्स को अवॉइड करो, उन ग्रुप्स को ही ज्वाइन करो केवल जहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हाँ भाई फलाना नोटिफिकेशन आ गया, फलाना एडमिट कार्ड आ गया। ग्रुप में सॉल्व करने की मत सोचो, हमें फोकस पहले उस पर करना जो सवाल आ रहे हैं। ऊल फिजूल के अगर हम सवाल में फंस गए तो सिलेक्शन रह जाएगा। तो इस तरीके से दोस्त हमें बेवकूफ बनाते थे व्हाट्सएप के ग्रुप। दोस्त का मतलब जो भी बच्चे तैयारी कर रहे थे, 1000-2000 बच्चे जुड़े हुए हैं, हम देख रहे हैं अच्छा ये सवाल आ सकता है, तो हमें डरना नहीं, अरे ये सवाल नहीं आता, हमें ये समझना है कि यार 90% तो वही आएगा, पहले हम उसको तेज कर लें। आज भी बच्चों पे बेसिक सवाल नहीं होते जो 10 साल पहले भी आते थे। जैसे अभी ट्राई कर लेना, एक रैंडम सवाल कोई भी हो सकता है, जैसे ए और बी जो है किसी काम को सी से 1/3 टाइम में कर सकते हैं, है ना। बी और सी उसी काम को ए के हाफ टाइम में कर सकते हैं, और सी और ए उसी काम को इसके बी के 1/5 टाइम में कर सकते हैं। तो बताओ तीनों मिलकर अगर इतने दिन में करते हैं तो बी कितने में करेगा। इसका बेसिक क्या है, इस सवाल को कैसे करते हैं, 10 साल से आ रहा है, फिर भी नहीं हो पाता, फिर भी अटक जाते हैं, है ना। ए इतने की स्पीड से जाता है तो इतने, ए 5 की स्पीड से आता है तो 3 मिनट लेट हो जाता है, 10 की से जाता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो बताइए उसे किस स्पीड से जाना चाहिए कि वो टाइम पे पहुंच जाए। यहाँ डिस्टेंस तो निकाल लोगे ट्रिक से, लेकिन फिर टाइम, स्पीड या टाइम निकालने में फिर अटकोगे। तो ये सारी चीजें जो है समझनी है कि यार जो पहले आ रहा है वही सबका मजबूत नहीं है, तो किसी से डरना नहीं। अब देखो ये तो बात होगी, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले दिया, बच्चे आपस में कैसे डराते हैं, या फिर मान लो मुझे अपना कोर्स बेचना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जितने भी बच्चे हैं, मैं जितना वो बढ़ते जा रहा है अच्छी बात है, तो जितने भी बच्चे हैं उनको मैं एक क्वेश्चन डाल दूंगा, ये देखो ये सवाल तुमने किया क्या। अब जिनने कोर्स नहीं लिया वो सोचेंगे यार ये सवाल सर ने क्लास में करा रखा हो, तो मुश्किल सवाल दे दो और फिर बाद में छोटा सा एक सॉल्यूशन लिख दो, फिर बच्चे सोचेंगे अरे यार ये सर ने तो इतने छोटे से में कर दिया। ये साइकोलॉजी के साथ खेल जाते हैं, तो आपको डरना नहीं है। वो मैं भी हो सकता हूँ ना एजुकेटर, मैं तो खुद कह रहा हूँ, मान लो मैं भी हो सकता हूँ किसी पे, इसलिए मैंने कहा किसी पे भरोसा मत करो, किसी पे डिपेंडेंट मत बनो, उसमें मेरे को भी इंक्लूड करो, ठीक है। जहां से फायदा मिलेगा यार वो फायदा लेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। देखो अब जैसे आपको सब बताऊं एजुकेटर कैसे बेवकूफ बना सकते हैं, मैंने वो टेलीग्राम वाली बात बताई। तुम्हें ये भी क्वेश्चन नहीं आता क्लास में या यूट्यूब पे बोलने, तुम्हें ये क्वेश्चन भी नहीं आता, ये सवाल तो इतनी बार आया हुआ है, आया चाहे नहीं आया, तुम्हें ये भी नहीं आता, अब तुम डर जाओ, है। आपको देखना प्रीवियस ईयर मेरा हो रहा है ना, ठीक है, बस ये सवाल देखा नहीं है आज तक, ऐसे थंबनेल में हो जाएगा, क्या आज तक ये सवाल आपने देखा नहीं है, आया एसएससी में नया सवाल, उस तरफ ही भागने लग रहे हैं, 90% पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। टफ क्वेश्चंस, जब जैसे एसएससी के फील्ड में कैसे कैसे डराया गया या डराया जा रहा है कि 2017 के बाद देखो 2000 टफ क्वेश्चंस की सीरीज चला दी,
है ना, अभी भी टफ क्वेश्चंस की सीरीज तो अभी भी अच्छी चल जाती है। फिर टीसीएस पैटर्न चल गया, टीसीएस पैटर्न, टीसीएस आ गया है, अब सब कुछ बदल जाएगा, नहीं बदला। एडुकिटी आ गया, एडुकिटी पैटर्न आ गया, ये तो बेवकूफी है, ये तो भाई साहब रीजनिंग में मैथ पूछ लेता है, इसका पैटर्न भी चल रहा है। अभी बीच में एआई की हवा चली थी। ये ना कोर्स बेचने का एक तरीका होता है कि भाई आपने मेरा कोर्स 2 साल पहले लिया था, अब आप कैसे लोगे, तो मैं कह दूंगा पूरा सिस्टम बदल गया। क्यों आपको क्यों मैं मोल्ड कर पाया, कैसे मैं मजबूर कर पाया आपको फिर से वही कोर्स लेने पर? क्योंकि आपने अपने ऊपर भरोसा नहीं किया, आप डर गए, आप में कॉमन सेंस की कमी थी कि पैटर्न अब एकदम ही बदल जाएगा। भाई कोई भी कंपनी को अगर मिल रहा है कि भाई आपको अब पेपर बनाना, तो प्रीवियस 4-5 सालों के ही देखेगी, फिर आगे बना देगी। ये सत्य बात है। आप ये सोचो मैं आपको ये बात बता रहा हूं तो इससे तो मुझे ही दिक्कत आएगी ना कि कोर्स बेचने में, कि भाई आज तक मेरे पास जितने मेल आए हैं, जितने व्हाट्सएप आए क्वेरी के लिए कि सर हम आपका कोर्स फिर से खरीदें, एक सिंगल बच्चा कमेंट कर देना मैंने कहा हो कि नहीं खरीदो। नहीं भाई, 90% सिलेबस वही है। 90 सिलेबस तो 100% वही है, लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं वो 90% आज भी वही है जो मैं 8 साल पहले पढ़ा रहा था। 90% सवाल वही है, तो वही सिलेबस रहेगा। या 1-2-4 सवाल, 1 से 2 सवाल ही मैक्सिमम अगर एक चैप्टर में आ रहे हैं, तो क्या आपको अपने पूरे 200 घंटे 300 घंटे वेस्ट करने चाहिए? बात पैसे की नहीं है, बट वो टाइम कहां से आएगा इतना? ठीक है, तो वो 1-2 सवाल तो आप यूट्यूब से भी क्लियर कर लोगे। तो इसलिए इस तरीके से खासकर मैथ्स वाले एजुकेटर ही नए नए पैटर्न बनाते रहते हैं। इंग्लिश देखो, मैथ्स वाले बुरा ना माने, हम भी मैथ्स के हैं, ऐसा हो जाता है। हो सकता है कोई रीजनिंग जीएस वाले भी हो, मैंने ना देखा हो। मेन आप अपने फायदे की चीजें देखें। ठीक, आगे कई बच्चे पूछते सर हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कोई लिमिट नहीं, जितने घंटे तुम में दम है उतना पढ़ो। यार देखो, पढ़ लो जितना पढ़ सकते हो। समय बहुत मुश्किल आ रहा है, एआई का सच में जमाना आ गया है, सत्य सत्य पता नहीं चल रहा है, नौकरियां कम हो रही हैं, है ना। जो काम के लिए आप सोचो वीडियो एडिटर चाहिए होता था, जिस काम के लिए थंबनेल बनाने के लिए कोई चाहिए होता था, जिस काम के लिए आप ये मान लो जिम हमें जाना है तो हमें क्या डाइट फॉलो करनी है, सबकी नौकरी जो है एआई खा गया। नहीं खा गया? चैट जीपीटी से आप कुछ पूछो, अब तो वो कौन सा नैनो बनाना आया है, आप वो फोटो वो इतनी अच्छी एडिट कर दे रहा है। तो ये बात तो है कि यार अगर आपकी संभावना 1% भी सिलेक्शन लेने की है तो आपको उसे बढ़ाकर 50-60% पहुंचाना है, यानी आपको बहुत मेहनत करनी है। सरकारी नौकरियां आज भी प्राइवेट से काफी अच्छी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बशर्ते मिल जाए। तो आप ये सोचो प्राइवेट नौकरी में जाओगे, कम से कम 12-14 घंटे काम करोगे, दूसरे व्यक्ति के लिए काम करोगे, है ना। हमेशा आपकी टेंशन बनी रहेगी, आपके दोस्त यार होंगे, मम्मी पापा भाई बहन कोई भी होगा जो प्राइवेट जॉब कर रहा हो, उससे पूछना, अगर बहुत अच्छी वाली तो बहुत कम ही है, लेकिन जो 90% उसमें टेंशन ज्यादा होती है, गालियां तक पड़ती हैं यार, है ना। रेस्पेक्ट कम, टेंशन ज्यादा, सैलरी कम। और गवर्नमेंट में जाओगे तो सब उसका उल्टा हो जाएगा। तो हम अपने लिए मेहनत कर लें यार, ताकि खुद की जिंदगी आय के लिए बन जाए। बहुत जल्दी जल्दी कवर नहीं कर रही, ये वीडियो एक बार देखनी है, मगर हाँ दिल को छू जाए वाली बात है, कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए। तो इसलिए यार पढ़ो जितना पढ़ सकते हो। अभी आपका जॉब जो आप दूसरे के लिए 12-14 घंटा काम करोगे कि खाओगे, तब भी वो पता नहीं है कि कब कॉल आ जाए, कब उठ के खाना छोड़ के जाना पड़ता है। इवन मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ, जब मैंने कुछ कंपनीज में काम किया तो वहां पर भी ये चीज है यार, एकदम कोई नोटिफिकेशन आया, खा रहे हो, खाता हुआ छोड़ो और वहां पे जाओ, ठीक है, मतलब शूट कर दो पहले। तो हमें उस लेवल पर नहीं फंसना है, इसलिए 12-14 घंटे किसी और के लिए काम करेंगे तो अपने लिए क्यों ना कर लें। और इस बात की भी टेंशन ना लो कि सर मैंने 2 दिन पढ़ा ही नहीं, अब क्या हो जाएगा। अबे नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। कभी उस इतना टेंशन नहीं ले जाना है, मस्ती से पढ़ना है, दिल से पढ़ना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। आज ज्यादा पढ़ लेंगे, समस्या आ जाती है, सबके जीवन में आती है, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है। ये यार आज की डेट में मैं मानता हूं सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना, वो ये बनी हुई है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, यानी मोबाइल फोन। इसका सजेशन देखो, इस डिस्ट्रैक्शन से बचने का मैं आपको एक ही उपाय, सरल उपाय बता सकता हूं। पहले ये लाइन पढ़ लो कि आज की डेट में आप ये मानोगे कि बेरोजगारी सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है ना। क्योंकि देखो, आप किसी जॉब पे जा रहे हो तो आपको 9 बजे पहुंचना है, तो 9 बजे पहुंचना है,
ठीक है, और उसके बीच में काम करना है तो करना है, तो आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 9 बजे सोचा था कि पढ़ेंगे, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, अरे आज नहीं भी पढ़ेंगे तो क्या होगा, कोई सैलरी थोड़ी कट रही है। ये वजह से आजकल बेरोजगार सबसे ज्यादा रील और इन सब में फंस रहा है। यानी जिसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है वही सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है ना। जो पैसे कमा रहा है वो टाइम वेस्ट कम कर रहा है ना। कितना अटपटा सा है, नहीं है। और अभी देखो हम वही बेसिक चीजों पे ही बात कर रहे हैं, क्योंकि इसको इंप्रूव करना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ये ना सोचो कि यार कभी भी ये मत करना कि 8 घंटे पढ़ लिया लगातार तो अब मैं लगातार 6 घंटे मोबाइल फोन देखूंगा, नहीं। इस बात को समझना कि मोबाइल फोन देखने से जो आपने पढ़ा है वो सच में भूल भाल जाओगे। ये आपके दिमाग की एनर्जी खा जाता है मोबाइल, ठीक है। तो अब बड़ा मुश्किल है, और बड़े बड़े लोग जो हैं आजकल वो कौन सा है, डोपामिन डिटॉक्स कर रहे हैं या मोबाइल को कम यूज कर रहे हैं। सोचो मोबाइल हफ्ते हफ्ते पर यूज नहीं कर रहे, तो जो ज्यादा रईस है ना वो ये काम कर रहे हैं। तो आपके पास देखो कोई खास इंपॉर्टेंट कॉल नहीं आ रहे, अगर आप अपने घर पर रह रहे हो तो मोबाइल फोन ले लो, सस्ता सा कीपैड वाला, उसको रख लो। बस एक लैपटॉप रखो, लैपटॉप से पढ़ो। तो उससे क्या होगा, लैपटॉप पे भले यूट्यूब देखा तो आप ज्यादा उधर नहीं भटकोगे शॉर्ट्स की तरफ, उसे ऐसे ऐसे स्क्रॉल नहीं करोगे। तो एक छोटा सा मैं सजेशन दे सकता हूँ, बाकी आपको अपने बुद्धि विवेक से, अपने कॉमन सेंस से सोचना है कि लैपटॉप पे पढ़ाई करो, बंद करो, काम खत्म। मोबाइल से कौन फोन कर रहा है, ठीक है। तो उन सब चीजों में मत पड़ो। डिस्ट्रैक्शंस कम कर दोगे ना, मतलब मोबाइल फोन अगर आप कम कर दोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, हम देर में ज्यादा पढ़ पाओगे, और आपका जो 6 घंटे पढ़ रहे थे वो टाइम भी आप बढ़ा पाओगे, तो फायदा ही फायदा हो जाएगा। ये देखो मोटिवेशनल वीडियो ना कह के यहाँ पे शॉर्ट कहना चाहिए, ठीक है। कोई फलाना इंस्पेक्टर बन गया, कोई आईएएस बन गया, कोई ये बन गया, उस पर तुम बन जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, आग लग जाएगी। मोटिवेशनल वीडियोस थकाती हैं हमें बस मेंटली। सुबह से शाम तक मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, फिर थक के सो गए, फिर अगले दिन वही शुरू कर दिया। भाई आप एक बात बताओ, आपके घर परिवार में अगर 15-20 हजार की मंथली इनकम है, आपको पता है कि यार अगर मैंने जॉब नहीं करी ना, पापा अब रिटायर हो जाएंगे, पापा की एज वैसे ही बढ़ रही है, आपको अच्छा नहीं लगता है कि आपके पापा काम करें, और पापा अगर काम छोड़ देंगे तो समस्या घर में आ जाएंगी। तो इसके अलावा यार आपको और क्या मोटिवेशन की जरूरत है कि भाई अगर कई बार होता है फैमिलीज में, आप ऐसा सोचते हैं कि ये बड़ा लड़का या लड़की अगर ढंग से निकल जाएगी, जॉब करेगी, तो नेक्स्ट जो हमारा बच्चा है उसके पढ़ाई में, शादी में वो हेल्प कर पाएगा। सारी एनर्जी और पैसे पहले बड़े बेटे या बेटी के उसमें झोंक दिए जाते हैं, है ना। तो वो जब है ही तो और क्या मोटिवेशन चाहिए भाई, है ना। फिर भी हम सुबह शाम यही देखें, भाई मम्मी पापा के कपड़े देख सकते हो, है ना, और ये सारी चीजें देख सकते हो कि उनने कब से नए कपड़े, जूते, चप्पल नहीं खरीदे हैं। वो सबसे मोटिवेशन है, घर की हालत देख के मोटिवेशन आ जाएगा। और मत करो टाइम वेस्ट, इसमें तुम्हारे कहाँ घंटों दिन जाएंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। लास्ट, कई बच्चे पूछते हैं, देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कवर हो सके कि क्या टाइम टेबल बनाना चाहिए। तो मेरा मानना है टाइम टेबल बना तो लेते हैं, हमने भी अपने टाइम में बनाया, लेकिन फॉलो नहीं हो पाता है। सोचा था इतने बजे से पढ़ने बैठेंगे, इतने घंटे तक पढ़ेंगे, नहीं। तो उससे अच्छा हम बड़ा टाइप का टाइम टेबल बनाए, मतलब कि आज मुझे इतने घंटे पढ़ना है या आज मुझे इतना सिलेबस कवर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो टाइम के हिसाब से चलेंगे तो हम छोड़ते हुए चले जाएंगे। अरे यार जैसे 9 से 10 पढ़ना था, अब 9:30 हो गए, तो अरे 10 बजे ही अब बैठेंगे, या 10 से साढ़े, मान लो कई बार होता है ना 9 से 10 पढ़ना है और 10 से 10:30 ब्रेक है, तो क्या हो जाता है 9:30 बज गए, अरे यार अब 9:30 बज गए, अब तो ये गया। लेकिन हम ब्रेक को पूरा लेंगे क्योंकि टाइम टेबल के हिसाब से ब्रेक है। ऐसा हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है। तो इसलिए इट इज़ बेटर कि हम ब्रॉड टाइम टेबल बनाएं, यार हमें हफ्ते भर में ये कवर करना है। आज हमने पढ़ाई करी या नहीं करी, अंदर से फील होना चाहिए, टाइम वेस्टेज कम हो जाएगा, काम बन जाएगा, ठीक है। मुझे पता है वीडियो लंबी बन रही होगी, 24 मिनट तो अभी ही हो चुके हैं और अभी हम पार्ट 1 पर हैं। तो यार मैं बस यही कहूँगा कि क्या सही में कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, क्या सही में कुछ बढ़िया मिल रहा है, तो ठीक है, वर्थ इट है। वरना मेरी भी कोशिश यही रहती कि 20 मिनट में कवर हो जाए, बट नहीं यार, एक बार करते हैं, बढ़िया से करते हैं, ये मेरा मानना है। एक बार पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, एक बार तैयारी करो, इतनी बढ़िया से करो कि अगर सिलेक्शन ना भी हो ना तो अंदर से ये मलाल ना रह जाए कि हमारी मेहनत में कमी थी, ठीक है। चलिए अब चीजें छोटी हैं, अब कवर करने वाली बात है बस। अब आ जाते हैं प्लान बी। प्लान बी का मतलब क्या है यार, कई बच्चे ना इस बात को समझ नहीं पाते और वो मेरे से गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है।
थोड़ा सा रुष्ट हो जाता है, अरे सर, बट मैच्योरिटी होगी तो आप इस चीज़ को समझ पाओगे मेरे हिसाब से। प्लान बी का मतलब ये है कि यार अभी आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की या किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर इसमें मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, ये हमारा प्लान रेडी होना चाहिए। ये बात हमें पता होनी चाहिए कि यार ये नहीं तो मैं ये करूंगा। जैसे मैं डिफेंस में, मेरा ये था कि मेरा डिफेंस में 100% हो जाएगा, ठीक है, बट मैं मेडिकली अनफिट हो गया, इसके लिए प्रिपेयर ही नहीं था, मेरे पास कोई प्लान बी नहीं था। वो तो ईश्वर के आशीर्वाद से मुझे पता चला कि भाई एसएससी कुछ होता है, ठीक है, फिर मैंने उसकी तैयारी करी, एसएससी में हो गया। लेकिन जब मेरा डिफेंस में ही मैं नहीं हो पाया जब, और जब मैंने एसएससी की तैयारी करी, तब मैंने ये सोच लिया कि यार एसएससी में नहीं हुआ तो क्या करूंगा मैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारा हो ही जाएगा, ये मुझे डिफेंस से अनुभव मिला। तो मैंने प्लान भी रखा था कि यार 1 साल तो मैं अच्छे से तैयारी करूंगा एसएससी में, कुछ ना कुछ जॉब मिल जाएगी, फिर भले अगली बार अच्छी मिल जाएगी। और अगर एसएससी में ही एक बार में नहीं हुआ तो मैं प्लान बी दैट इज बैंक की तरफ मूव कर जाऊंगा, है ना। तो आपको अपना टाइम सोचना है यार, 1 से 2 साल फिर हम मूव करेंगे, प्लान बी होना चाहिए। ये बात मोटिवेशन में बहुत अच्छी लगती है कि प्लान बी डिस्ट्रैक्ट्स यू फ्रॉम प्लान ए। मतलब आपको प्लान बी बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो फिर आपको क्या करेगा, डाइवर्ट करेगा। आपका पूरा फोकस जो है वो प्लान ए पर रहना चाहिए। ये मोटिवेशन में अच्छा लगता है। बट रियल लाइफ में प्रैक्टिकली बात करें, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब यू शुड हैव प्लान बी। रीजन समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो क्योंकि कई बच्चे मेरे से क्यों गुस्सा हो जाते हैं इस बात पे, सर होगा कैसे नहीं, हमने फलानी मोटिवेशन देखी, फलाना ये देखा कि तुम अगर एक बार ठान लो तो होगा कैसे नहीं। भाई एक बात बताओ, एक जॉब को 20 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, है ना। आप जानते हो कि मैक्सिमम वैकेंसीज कितनी होंगी, 10,000। सभी बच्चे यार हाँ भाई होगा ही होगा बैठे रह जाएं तो 19,90,000 अपना भविष्य बर्बाद कर जाएंगे। कितनी भाई, 10 साल में जाके 1 लाख बच्चे सिलेक्ट होंगे। और आपको ये बात पता है कि ये 1 लाख में से 1 लाख बच्चे बेसिकली वही 50,000 ही हो पाएंगे, क्योंकि कई बार वो रिपीटर ही होते रहते हैं। तो मैक्सिमम 50,000 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं 10 सालों में, और हर साल 20 लाख बच्चे, मैं मान लेता हूं कि 5 ही लाख फ्रेश आ रहे हैं, फिर भी बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाएगा, करोड़ तक पहुंच जाएगा। नहीं तो हाँ, करोड़ तक पहुंच सकता है। करोड़ में से 50,000 बच्चे हो रहे हैं, यानी कि कितने रह गए भाई, 99,50,000 रह गए। तो रियलिटी को हमें मानना है, एक्सेप्ट करना है कि पासिंग प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, हमें इस बात को मानना है। नहीं मानेंगे तो क्या होगा उसको समझते हैं। मेरे साथ यार बहुत मेरे दोस्तों ने तैयारी करी, बहुत दोस्त मतलब जो पीजी में थे, कुछ यहाँ घर के आसपास थे, तो बहुतों ने तैयारी करी, उसमें से 2-3 का सिलेक्शन हुआ, ठीक है। और जिनका नहीं हुआ उसमें से कुछ 2-3 दोस्त थे जिनका कहीं नवोदय में हो गया, एक दोस्त था उसका कहीं नहीं हुआ, तो उस कि शायद अगली बार हो जाए, शायद अगली बार हो जाए, ऐसे करते करते उसकी शायद 30 या 33 साल, ओबीसी की कैटेगरी थी, क्या था, 33 एज तक हो गया। उसके बाद यार फिर वो डिप्रेशन, क्यों, क्योंकि देखो ये जो है ना, ये जो एग्जाम, और अभी देखो अभी एग्जाम्पल के लिए कि एडिक्विटी आ गई, इस बार कितना, अगर ये इंप्रूव नहीं हुआ तो कितने 72 लेवल पर एसएससी जा चुका है। जैसे अगर मैं कहूं कि पिछले साल जब टीसीएस था, तो अगर हम उस लेवल को, जिस लेवल पे एग्जाम हो रहा था, अगर उसकी फेयरनेस को मैं 100 मार्क्स दूं, ठीक है, तो एडिक्विटी तो 5 पे आ चुका है, 95% खराब है। तो फिर भी मैं यही पकड़ के रखूं कि मैं प्लान भी नहीं रखूंगा लाइफ में, है ना। मैंने बहुत ऐसे दोस्त देखे, बहुत ऐसे तैयारी करने वाले बच्चे देखे, मैंने हमेशा से बच्चों को यही कहा कि भाई प्लान भी रखो। आपने पिछली शायद वीडियो में कमेंट्स में देखा हो, तो कई बच्चों ने वहां बोला कि सर मैं पता नहीं 3D उसमें चला गया हूँ, मतलब 3D क्या करते हैं वो, वीडियो है, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह, अलग अलग जगह बच्चों ने चुन लिया ऑप्शन। नहीं चुनते तो क्या होता, तो वो वाली बात हम यहां करेंगे एग्जाम्पल के साथ। आप में से कई होंगे जिनके शायद 3-4 अटेम्प्ट हो गए। तो पहले मैं गिव अप करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं ना वो मैं आपको यहां समझाऊंगा। तो आपको प्लान भी बनाना है, धीरे धीरे ये समझाना चाह रहा हूं। एक्सेप्ट करते हैं, हाँ यार नहीं हुआ, मेरा भी नहीं होता तो मैं कुछ और कर रहा होता। तो एग्जाम प्रोसेस इतना गंदा हो गया, तब मैं क्या कर लूंगा। कितने अच्छे बच्चे होंगे जो इसकी वजह से भाई टीसीएस को 100 दे रहे हैं, जबकि उसमें भी थोड़ी बहुत कमियां थी, बहुत थोड़ी बहुत थी, वो तो मतलब सिस्टम में थी कि नॉर्मलाइजेशन आना चाहिए, वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, बट तब सब 100 था, अब 5 लेवल मैं मान रहा हूं, ठीक है। कि कहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ तो इसका सेंटर जा रहा था। जवानी पूरी चली जाती है भाई, कोई भी जॉब जो है यार इतनी, देखो अगर हमें, मैं मान रहा हूं, मैंने आपको पहले भी कहा कि सरकारी नौकरी अच्छी है, बट कोई भी यार नौकरी इतनी अच्छी नहीं है ना कि हमें खत्म ही कर जाए बिल्कुल।
क्या अमर हो जाएंगे क्या ये जॉब लेके? मरना फिर भी लगभग 60-50 पे ही, अब तो आप देख ही रहे हो कितनी कितनी जल्दी लोग मर जा रहे हैं। तो इसके लिए हम एकदम पागल हो जाएं, इसके बाद भी लोग खुश नहीं है, ऐसे तो आईएएस खुश नहीं है। तो जवानी बर्बाद नहीं करनी है, ठीक है, कि भाई मतलब कि 30-35 तक जा रहे हैं। और इससे दिक्कत क्या हो जाती है, इससे कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो जाता है। आप ये सोच के देखना एग्जाम्पल के साथ, एक बच्चा 21 साल का था यार, वो तैयारी में आया, 21 से करते करते वो अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब मैं और मेहनत करूंगा, अब मैं और मेहनत करूंगा। और वो 30 साल तक उसने मोटिवेशनल वीडियोस देखी, हो जाएगा तेरा, एक बार और कर, एक बार और कर। वो 30 साल का हो गया, उसने कोई प्लान भी नहीं रखा लाइफ में, जनरल कैटेगरी में आना। 30 साल के बाद क्या, उसके साथ के दोस्त कहाँ कहाँ चले गए, कुछ ना कुछ कमाने लग गए। इसके जीवन में कैसे कैसे फेज आ सकते हैं। कब तक घर वाले पैसे देंगे, घर वाले क्या क्या ताने देंगे कि तेरी वजह से भाई इसकी शादी नहीं हो पा रही। ये सारे बच्चों ने शेयर किया, तब ही मैं इतना बता पा रहा हूँ कि भाई तेरी वजह से तेरी बहन की शादी नहीं हो पा रही, तू कर ले। मतलब घर से एकदम मतलब समस्या आ जाएंगी। तो 30 साल का उसका, और 30 साल के बाद भी नहीं हुआ तो कितना डिप्रेस्ड हो जाएगा कि अब मैं जीवन में क्या नई शुरुआत करूं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हम अभी ले लेते हैं। वहीं दूसरा बच्चा क्या था, वो 21 साल पे उसने तैयारी शुरू करी, उसने 1-2 अटेम्प्ट दिए, वो 23 साल का हो गया। उसने कहा यार अब नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मैं कुछ और कोई भी काम मैं शुरू कर लेता हूं, छोटा बड़ा जो मिल रहा है वो शुरू किया। तो जब वो 7 साल बाद वो कुछ तो कर ही लेगा ना यार, जहां से भी ग्रो करते करते कहीं तो ऊपर तक पहुंचेगा, इससे तो आगे निकल गया ना। बात समझ रहे हो? तो ये वाली बात मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि प्लान बी को रखो। अब कई बच्चे कहते हैं, बोलते हैं कि सर हमने तो बीएससी करी, हमने बीए करा है, अगर हम सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करें तो क्या करें? तो ये मान के चलो, कोई गारंटी है क्या कि तैयारी करोगे तो हो ही जाएगा? मान लो 10 साल आपने तैयारी करी, नहीं हुआ। 10 साल यार, लिटरली मैंने अच्छे अच्छे बच्चे भी देख लिए, 6-7 साल लग गई उनको, फिर जाके वो छोड़ रहे हैं। 6-7 साल। तो अगर नहीं हुआ तब कुछ तो करते ना, वो शुरू करना है। और किस तरीके से करना है, अब हम बेस्ट प्लान पर आते हैं। अब इस चीज पर आते हैं कि प्लान बी भी हम रखेंगे और फिर भी हमारे सिलेक्शन लेने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होगी। लेकिन उसके लिए क्या क्या करना होगा, इस बात को बड़े गौर से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, काफी बातें समझ में आई। अब आ जाओ इधर कि हमें फिर बेस्ट प्लान अपने लिए बनाना कैसे है। पहला पॉइंट, जो कुछ पॉइंट मैंने कहा ना हम क्लियर कवर कर चुके हैं। पहली बात तो मैं बहुत स्टार्टिंग से डे वन में मैं बहुत सीरियस होऊंगा। सीरियस का मतलब ये है कि मैं केवल तैयारी देख नहीं रहा, मैं पूरा एकदम, मुझे सब कुछ पता है कि भाई मेरे आगे का समय बहुत मुश्किल हो सकता है। मैं चाहूंगा आपके आसपास में लाइब्रेरी हो, तो वहां पर कोई बच्चा ऐसा मिले आपको जो 5-6 साल से तैयारी कर रहा, उससे मिलना, उसके अनुभव लेना कि लाइफ के क्या रहे। ठीक है, सक्सेसफुल लोगों से तो सब मिलवा देते हैं, फेलियर जब होता है यार तब क्या समस्या आती है वो जानो। ठीक है, वो आपको नेगेटिव मोटिवेशन देगा, मगर वो भी मोटिवेशन है कि भाई मैं तैयारी अच्छे से कर लूं, नहीं तो उस भाई की तरह समस्या हो सकती है। तो हमें डे 1 से पहले क्या रहना है, सीरियस। ठीक है, हम पहला ही अटेम्प्ट एकदम जोरदार तरीके से देंगे। हम जितना पढ़ेंगे बेस्ट तरीके से पढ़ रहे होंगे, पूरी मेहनत करेंगे, कोई काम चोरी नहीं। कई बच्चे मैंने ऐसे देखे यार, गांव से आते हैं शहर में पढ़ने क्योंकि लाइब्रेरी वगैरह होती है, और ये कटु सत्य है। ठीक है, वो ये सोच के आते हैं पहले कि 1 आध साल तो मौज करेंगे, गांव से बाहर निकले है। मैंने देखा है, ऑफलाइन भी मैंने पढ़ा है, वहां पे ऐसा होता था। आके यहाँ खूब स्मार्ट बन रहे हैं और इधर उधर घूम फिर रहे हैं लड़के लड़की आपस में, तो वो चीज हो जाती है। लेकिन उससे बर्बादी की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, तो एकदम, क्योंकि फिर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे। 1-2 साल उन्होंने तुम्हें अच्छे से पैसे वैसे दिए, फिर अब तुमने ही नहीं उसका ढंग से यूटिलाइजेशन किया तो दिक्कत हो जाएगी। तो पहले डे 1 से हम क्या रहेंगे, अपने लिए अपना बेस्ट प्लान बना रहे कि हम सीरियस रहेंगे कि यार जिस जगह हम घुस गए ना, या तो घुस जाओगे अपने मन से, निकल नहीं पाओगे, नशा चढ़ जाता है कि अगली बार। ठीक, तो पहले डे 1 से हम सीरियस रहेंगे, अच्छे से हम मेहनत करेंगे, पहला। सेकंड क्या है फिर, यहां पर हम पहले से सोच के रखेंगे कि मुझे 1-2 अटेम्प्ट, कितने अटेम्प्ट देने हैं फुल फ्लैश तरीके से। हर एक किसी के लिए समय अलग अलग हो सकता है, 1 से 2 साल देना चाहिए, उससे ज्यादा मत जाओ। उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूं। आप डे 1 से अगर सीरियस हो गए तो जिस दिन आपने तैयारी शुरू करी है तब से, अगर आपके पास ऐसा बढ़िया प्लान होगा, आपने खुद बनाया होगा कि हाँ ऐसे से मैं पढ़ूंगा, यहां से ये पढ़ूंगा, तो मेरा मानना ये है 1 से मैक्सिमम 1.5 साल, ये मैक्सिमम बता रहा हूं, वरना 1 साल इज मोर देन सफिशियंट। तन मन धन से लग जाओगे तो 1 साल के अंदर कर जाओगे तैयारी पूरी। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके तुम्हारा कवर हो चुका होगा। ठीक है,
फिर तुमने एक अटेम्प्ट दिया, फिर चाहे तो एक और अटेम्प्ट दे दिया, फिर रुके। फिर आप क्या करते हो, फिर आपने क्या किया, अपने प्लान बी पर काम करना शुरू किया। क्या मुझे आप बस हाँ या ना बताओ कि क्या आपने ऐसे लोग नहीं देखे, अखबारों में देखे होंगे कि भाई वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके चाहे तो पीसीएस निकाल गया, चाहे आईएएस निकाल गया, हाँ या ना, या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो है वो आईएएस बन गया, इस तरीके के रहे या नहीं रहे। प्राइवेट जॉब कर रही थी कोई एमएनसी में, फिर वो आईएएस निकाल गई, शायद कोई रैंक 3 थी या 4 थी, ऐसी कुछ थी। तो इसका मतलब ये है कि जॉब के साथ साथ तैयारी की जा सकती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव होता है वो ये होता है कि तैयारी अच्छे से कर पाना। आप मुझे बताओ, जो कोई ऐसा बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो, 2-3 साल तैयारी होगी, क्या उसे कॉन्फिडेंस है उसने सिलेबस खत्म कर लिया? नहीं। गलती यही फर्स्ट स्टेप पे हो जाती है कि डे 1 से बच्चे कम होते हैं जो एकदम सीरियस होते हैं, ये जानते हुए कि भाई बहुत बुरा वक्त समय आ सकता है, ये तैयारी बहुत खतरनाक है, ये तुम्हारा मन हर वक्त करता रहेगा अगली बार और शायद अगली बार, शायद अगली बार, और हमने सिलेबस कभी अच्छे से कंप्लीट ही नहीं किया होता है। ये चक्र में सबसे बड़ी समस्या एक और आती है, वो मैं यहां पे नोट करवाना भूल गया, क्या कि जब आप एक साल, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो पता नहीं कैसे स्किप हो गया, इतनी सारी चीजें लिखते हैं तो एक आध चीज छूट सकती है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब आप एक साल तैयारी करोगे ना, तो क्या गलती आपको नहीं करनी है, किस चक्कर में बच्चा फंस जाता है। एक साल के अंदर, मैं अगर एसएससी फील्ड की बात करूं, डिफेंस है तो उसमें सीडीएस 2 बार होता है, एफकेट 2 बार होता है, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट कोई भी आप फील्ड उठा लोगे तो एक साल में मल्टीपल एग्जाम होते हैं। जैसे कि अपना एसएससी की बात करें, सीजीएल हो गया, है ना, सीपीयू हो गया, फिर आपका फेज 9, 10, 11, 12 ये हो गया, फिर आपका एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, ठीक है, और कोई भी एग्जाम आ जाता है, 1-2 एग्जाम वो हो गए। तो सबका सिलेबस तो 95% सिमिलर है। तो बच्चा क्या करता है, 2-3 महीने होते हैं, वो सोचता है कि मैं जल्दी सिलेबस कवर कर लूं, अभी सीजीएल हो गया, फिर सीपीयू आ जाएगा, तो कभी भी वो बच्चा सिलेबस पूरा अच्छे से कर ही नहीं पाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो एग्जाम आपको अपने आप को 1 साल का समय देना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं इन एग्जाम को मत भरो, लेकिन ये कोशिश मत करना कि मैं सिलेबस को जल्दी कवर करके इसको क्लियर कर लूंगा 2 महीने में, ऐसा नहीं होगा। ये सत्य एक्सेप्ट कर लेना। इसी वजह से बच्चों का कभी सिलेबस खत्म ही नहीं हो पाता है। बात को समझ पाए? मेरे टाइम में क्या था कि मैंने जब डिफेंस की तैयारी करी थी तो मेरा सिलेबस एक बार को पूरा था। डिफेंस का भी सिलेबस वही है, एनडीए, सीडीएस, एफकेट। एनडीए का अलग है, बट सीडीएस, एफकेट इज सिमिलर टू सीजीएल। तो वो मेरे को फायदा मिल गया, और मैंने जो है सीजीएल और सीपीयू के अलावा कोई फॉर्म भरा नहीं था, और मेरा ओनली टारगेट सीजीएल था। तो उस चक्कर में मैं नहीं फंसा कि भाई मेरे पास समय था सफिशिएंट तैयारी करने को। बहुत बच्चे, 90% मैंने बच्चे देखे, उनका सिलेबस 2 साल भी तैयारी हो जाती है, फिर वो नया कोर्स लेते हैं, फिर वो परसेंटेज से शुरू कर रहे होते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी वजह से। तो आप एग्जाम भले देना, सेंटर दे, मतलब एग्जाम हॉल की फीलिंग लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो देने भले जाओ, लेकिन सिलेबस को मैराथन क्लास से कंप्लीट करने की मत सोचना, ठीक है भाई। 1 साल का समय लगेगा, बच्चे बहुत साल लगा रहे हैं, तो हमें टाइम देना पड़ेगा। फिर बात समझ में आई हम कहाँ पे थे। हमने पहले तैयारी डे 1 से अच्छे से शुरू करी, 1 से 1.5 साल हमें लगेगा सिलेबस को अच्छे से कवर करने में, लेकिन फिर उसके बाद केवल हमें अपनी तैयारी को शाइन करना पड़ेगा, ब्रशअप करना पड़ेगा केवल। मतलब अब हम जॉब या कुछ भी, जो भी XYZ, कोई बिजनेस हुआ छोटा मोटा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी काम आपने करना शुरू किया, घर परिवार का जो भी काम है, बिजनेस का या कैसा भी छोटा मोटा काम वो शुरू किया, कोई जॉब मिल जाती है वो शुरू की, सैटरडे संडे या दिन में 1-2 घंटा तो निकाल ही लोगे ना। उतना भी करोगे ना तो आपकी तैयारी ट्रैक पे रहेगी। केवल मॉक टेस्ट देते रहोगे जो नए नए पेपर्स हो रहे हैं, उससे भी काम बन जाएगा। ये सत्य बात है। आप टॉपर्स के इंटरव्यू अगर देखते तो कुछ बातें देखो, सीखो वहां से, ठीक है, तो उससे बहुत फायदा होगा। तो आपको 10 साल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन डे 1 से आपको सीरियस होना पड़ेगा और ये वाली गलती नहीं करनी होगी। ये इस पूरे वीडियोस में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों में से एक थी, ठीक है। ये बात समझ में आई? एग्री करते हो तो लाइक वाइक कर देना। एक और बात है ये कि यार अब यूट्यूब पे एक बढ़िया फीचर आया है, नीचे अगर आप ढूंढोगे तो डाउनलोड और डिस्क्रिप्शन, पता नहीं क्या क्या, एक हाइप का फीचर है, HYPE शायद। तो उससे क्या होता है कि वीडियो को पुश मिलता है, तो ये आप कर सकते हो। उससे जो है, अगर आप ये वीडियो जो है और लोगों तक पहुंच सकती है, अगर आपका मन करे तो हाइप कर देना, ठीक है।
बाकी आपकी चॉइस है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यार ये सारी बातें तो अभी तक हमने बेसिक बातें कवर की एंड इट हैज़ बीन 40 मिनट्स। ठीक है, कोई बात नहीं है, आज के बाद फिर ऐसी वीडियो देखनी नहीं है, मेरे को बनानी नहीं है। हो सकता है मुझे बनानी पड़ जाए नए बच्चों के लिए, बट आपको देखनी नहीं है। और ये भी कमेंट करना प्लीज़ अगर यहाँ तक आ गए कि क्या इससे अच्छी वीडियो है यूट्यूब पे। हो सकती है जरूर, बट आपको मिली नहीं मिली आपको बताना। आ जाइए आगे। अपना स्टडी प्लान फिर बनाएं कैसे। हम सारी बातें समझ गए, हम एकदम सीरियस हो गए, लेकिन अभी तो हमने प्लान कोई नहीं बनाया, पढ़ना शुरू कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कोई भी एग्जाम जो आप देना चाह रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर पेपर देखना। उससे क्या होगा, प्रीवियस ईयर पेपर देखने से आपको सिलेबस का खुद आइडिया लगेगा। देखो मुझे खुद जानने में इंटरेस्ट है, मैं किसी पे भरोसा नहीं करूंगा आज की डेट में, और मैं नहीं करता हूं। मैं सच में, कोई कॉल आता है कहता है सर आपके 50,000 रुपए की लॉटरी लगी, मैं भरोसा नहीं करता हूं, मैं तो सत्य को भी झूठ मानता हूं। तो ऐसे ही हम किसी पे भरोसा नहीं करेंगे, वरना वो हमें कोई और कोर्स चिपका देगा। सीपीओ के लिए अलग कोर्स दिलवा देते हैं, तुम्हें नहीं दिलवा देते। सीजीएल के लिए अलग दिलवा देते हैं, तुम भी ले लेते हो। तुम्हारी मूर्खता, ये नहीं लेना चाहिए, सबका सिलेबस एक ही है। तो हम पहले सिलेबस को खुद जानेंगे, खुद सेल्फ, और हम अपनी लेवल का एनालिसिस करेंगे। कैसे करेंगे, किस किस ने ऐसा किया था। अभी आपने तैयारी शुरू करी, उससे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर देना है। ठीक है, 100 नंबर में से मेरे 50 आ गए, 60 आ गए, कम से कम मैं देखूं तो मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, उससे मुझे अपना पर्सनल लेवल पता चलेगा। ये बातें मैं खुद करता था, वही आपको बता रहा हूं। सच्चाई से भागने से क्या, हमें एक लेवल तो पता चलेगा। 2-3 मॉक टेस्ट दे दो कि ठीक है। तो अगर प्रीवियस कट ऑफ, लेट अस सपोज प्रीवियस कट ऑफ जो है प्री की बात करें, मान लो 120 गई है, तो अब टारगेट बनाएं कैसे। आज की डेट में आप कोई टारगेट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। तो टारगेट क्या बनाए आज की डेट में, तो आपको मैक्सिमम टारगेट बनाना है। मैं जितना ला सकता हूं उतना मैक्सिमम लाऊंगा। प्रेजेंट लेवल अगर आपका 50% के आसपास है ना, मतलब अगर मान लो कट ऑफ 120 गई थी, आपके 60 नंबर है, ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत कम नहीं है, बहुत इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं। बहुत सारी नई चीजें हम सीखेंगे कि हाँ भाई कैसे फास्ट करना है। ठीक है, तो 50% का राउंड है, ओके। 45 है तो क्या छोड़ दोगे? नहीं, बट एक लेवल पता होना चाहिए कि हाँ यार मेहनत करनी है, हम किस स्थिति पे। फिर हम अपना माइंड मेकअप करेंगे कि हाँ यार ठीक है, अब तैयारी शुरू करते हैं। अब हमें बेसिक नॉलेज होगी, आपको क्या होगा, खुद बेसिक नॉलेज होगी एग्जाम के बारे में। आगे अब कोर्स सिलेक्शन कैसे करें, कौन से टीचर का कोर्स लेना है, और अपडेटेड कोर्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर मेरा कोर्स किसी एजुकेटर का कोर्स, कई बार क्या होता है टेलीग्राम पे मिल जाता है, आपको वहां से लेना है वहां से ले सकते हो, और उस कोर्स में और अपडेटेड कोर्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। ठीक है, अपडेटेड कोर्स इस वजह से भी निकालते रहते हैं टीचर, क्योंकि हमें डर रहता है कि यार ऐसा तो नहीं कि अगर मैं अपडेटेड कोर्स के नाम से नहीं लाऊंगा तो कहीं मेरे कोर्सेज फेल होना कम हो जाए। और दूसरा, एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से भी बताएं, जैसे हम भी कोई पढ़ाई करते हैं ना, जैसे मैं भी आज की डेट में, हाँ भाई शेयर मार्केट का मैंने कोर्स लिया, वो फ्री में भी मिल रहा है, बट फिर पेड ले लिया। क्यों ले लिया? कि भाई क्या पता इसमें कुछ अलग हो, ये लेटेस्ट हो। तो ऐसी बातें आई थिंक आपके माइंड में भी आ जाती हूँ कि यार ये वाला कोर्स पुराना है, शायद इसमें कुछ नया हो। प्रैक्टिकली बात करते हैं हम हमेशा। ठीक है, तो अब अगर टेलीग्राम पर आपने कोई कोर्स देखा, पहले तो सबसे पहला, ये टेलीग्राम पे कोर्स लेना अलग चीज है। टेलीग्राम की वजह से दिक्कत भी हो रही है, समझिएगा कैसे। मल्टीपल कोर्सेज, बहुत बच्चे हैं, ऐसा नहीं, मेरी बहुत बच्चों से बात हुई है, सर मेरे पास ना सब टीचरों के कोर्सेज हैं, इस वजह से वो आगे बढ़ ही नहीं पाता, परसेंटेज पे ही अटका हुआ अभी तक। तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम से कोर्स लेना है, ले लेना। उसमें 2 दिक्कतें। पहली दिक्कत तो यह, आप मल्टीपल एजुकेटर के कोर्स ना ले जाओ। तो सबसे पहले आपको एजुकेटर को डिसाइड करना है। क्यों करना है, ये सारी बातें बताऊं कि यार एक एजुकेटर पकड़ लो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके। क्यों? उसको समझना, वो बात शायद आप आगे समझोगे। एक एजुकेटर को इसलिए पकड़ना है क्योंकि यार जैसे मान लो मेरा तरीका है पढ़ाने का, मैं परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर, इन 3 टॉपिक्स को पकड़ता हूं। चाहे आगे किसी भी टॉपिक में जाएंगे तो मैं आपको उसका रेफरेंस दूंगा। अगर आपने मेरे से ये 3 टॉपिक नहीं पढ़े तो आप मेरे से अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। तो पहले हमें जो बेसिक्स चीजें होती हैं, किसी भी आप 2 टीचरों को से पढ़ोगे ना, तो जो कंटेंट वाइज है उनके अंदर 85 to 90% की सिमिलरिटी होती है। ये मेरे को बताने की जरूरत नए बच्चों को है, पुराने जानते हैं। कंटेंट वाइज 85 to 90% सेम है, बस डिलीवरी अलग अलग होती है। किसी का समझ में आपको आया, किसी का नहीं आया, कोई हाई लेवल, कोई कुछ भी लेवल। तो इस तरीके से चल रहा होता है। तो आपको एक एजुकेटर सिलेक्ट करना है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, आप उससे कनेक्शन नहीं बिठा पाओगे।
लेकिन अगर आपने एक बार एक टीचर से पूरा कोर्स पढ़ लिया अच्छे से, तो आपका क्या होगा, आप आगे कहीं भी पढ़ोगे तो आपको 85 to 90% सेम मिलेगा, और बेसिक्स जो होता है वो आपको 100% सेम मिलेगा। तो आप अगर किसी भी एजुकेटर का कोई रैंडम चैप्टर भी पढ़ोगे तो वो आपको समझ में आएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? यू विल अंडरस्टैंड, वो क्या बता रहा है वो आप समझ पाओगे, है ना। तो इसीलिए एक एजुकेटर को पकड़ना है। कई बच्चे यार ये मिस्टेक करते नहीं करते, फ्री में या 100 रुपए में कोर्स मिल जाता है एक एजुकेटर का, तो यहां से ले लेते हैं। अब एजुकेटर, अब फिर ये कभी भी डाउट मत करना किसी भी एजुकेटर का कोर्स अगर टेलीग्राम से लेते हो कि यार नए में कुछ अलग होगा, क्योंकि दिमाग में अगर वो कीड़ा फंस गया कि यार नए में कुछ अलग होगा तो उस वजह से क्या दिक्कत हो जाएगी, उस वजह से ये दिक्कत हो जाएगी कि आपको ये लगता रहेगा कि मैंने परसेंटेज पढ़ तो लिया है, ये अच्छे से नहीं पढ़ा, वो कुछ चीज कहीं रह ना जाए। तो अगर वो चाहते हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो पेड कोर्स ले लेना, अदरवाइज एक्सेप्ट कर लेना कि नहीं ये सफिशिएंट है, ठीक है। मन हो तब इसकी तरफ जा सकते हो, है ऐसा भी बोलेगा आपको, तो इसलिए अपडेटेड कोर्स आते हैं। बट अगर आप एक बार पढ़ना चाहते हो, देखो आजकल फीस अगर आप वैसे भी देखो 1000-1500 रुपये एसएससी फील्ड में एक एजुकेटर की फीस है ना। अभी भी शायद सीएवीए की फीस कई जगह लाखों में भी चल रही है। या आप कुछ नहीं तो अपने भाई बहन की, छोटे भाई बहन की फीस देखोगे तो वो 3 हज़ार रुपये पर मंथ पहुंच चुकी हैं, जो नॉर्मल एलकेजी यूकेजी इन सब की फीस है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है, दिल में शंका आ रही है, तो पेड कोर्स ले सकते हैं। लेकिन एक एजुकेटर का टेलीग्राम पे सस्ते की वजह से वही बच्चा 500 रुपये वेस्ट कर लेता है मैथ्स में, 500 रुपये, और 5 एजुकेटर का कोर्स है। कोर्स लेने से सिलेक्शन नहीं होगा, मल्टीपल से तो और अटक जाओगे, कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ पाओगे, एक ही दो टॉपिक पढ़ के वहीं घूमते रह जाओगे, होता है ना ऐसा। एक टीचर को पकड़ना इज इंपॉर्टेंट। कोर्स को फिर एक टीचर को पकड़ें कैसे कि भाई फलाने टीचर से मेरे को समझ में आ रहा है, तो जो 2-3-4 टीचर्स आपने लिखे हैं, आप उनके सेम टॉपिक को देखो, चाहे वो यूट्यूब पे मिल जाए चाहे टेलीग्राम पे मिल जाए, एक टॉपिक पूरा देखो, समझो कि यार आप किसकी बातों से कनेक्शन बना पा रहे हो। आपका बेसिक कमजोर है तो कौन बेसिक्स को लेके जा रहा है, कौन तुम्हें डरा धमका कम रहा है, कौन तुम्हें मोटिवेट ज्यादा कर रहा है, किससे तुम समझ रहे हो ना, वाइब्स मैच कर रही है, वो डिसाइड कर लो। मेन बात ये रहनी चाहिए, कहीं से भी पढ़ो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग, चाहे जीके में तो कोई खास शायद पता नहीं कम कंसेप्ट है नहीं, तो कंसेप्ट जहां पर बिल्ड किए जाएं उन पर फोकस करना, ठीक है। ट्रिक्स पे नहीं, देखो ट्रिक्स भूल जाओगे, सच्चाई यही है ना। जैसे मैंने आपको एक सवाल बोला था ना कि राम जो है ए से बी जाता है, नहीं, राम जो है जब 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वो 10 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है। 10 की स्पीड से जाता है तो मान लो 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ये अर्ली है, ये लेट है। तो बताइए अगर वो अपनी एक्चुअल स्पीड से जाएगा तो उसे कितना टाइम लगता है, यहां अटक जाओगे, क्योंकि केवल ट्रिक रट रखिए कि क्या थी ट्रिक, कि दिस इंटू दिस अपॉन इनका डिफरेंस इंटू में टाइम का डिफरेंस, ऐसे कुछ रट लेते हैं, तो वहां फिर अटक जाओ कि यार आगे क्या करना है, ठीक है। तो ट्रिक्स के पीछे नहीं, जहां कंसेप्ट समझाया जाए कि जहां रटना ना पड़े, जहां लंबे टाइम तक चीजें याद रहें, तो वो चीज पर फोकस करना, ठीक। उसके बाद कभी भी कोर्स जो है, अब आपने देखा होगा कमेंट्स देख के भाई मत करना कि सर आप भगवान हैं, कौन कौन दीक्षित सर को लाइक करता है, दिल दबाओ फलाना, ऐसे कमेंट्स चलते हैं। तो कमेंट्स तो अब आपको पता है खुद करवा सकते हैं। और साथ ही साथ हाँ भाई, मैं अगर ऑल इंडिया रैंक 2 के साथ 3 के साथ इंटरव्यू ले रहा हूँ, अरे पहली बात तो ये कंफर्म नहीं है कि वो बच्चा उस टीचर से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ना। ऑल इंडिया रैंक 13 2024 वो बच्चा मेरे से पढ़ा था, और भी किसी एजुकेटर से ही पढ़ा होगा, तो वो कहीं पर मैं भले आपको कभी उससे मिलवा भी दूंगा। भाई ने तो बहुत बोला था कि सर मैं मिलना चाहता हूँ, मैं इंटरव्यू रख करूँ, बट मैं नहीं कर पाया। तो वो कहीं पर गया किसी प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ उससे बोला कि यार बोल दो कि तुम मेरे से पढ़े थे। तो ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं, है ना, अंदर की बातें आपको बता रहा हूँ। तो हमें किसी से मतलब नहीं है, भले ऑल इंडिया रैंक 1 मेरे से पढ़ा है, लेकिन अगर आपको मेरे से कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा है तो मत पढ़ो, ठीक है। ये है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर आपने किसी एजुकेटर का कोर्स ले लिया, चाहे वो कहीं से भी लिया हो, किसी दोस्त के कहने से ले लिया, या किसी कमेंट को देख के ले लिया, किसी इंटरव्यू को देख के ले लिया, या जिसका भौकाल चल रहा है उसको देख के ले लिया, और आपके समझ में नहीं आ रहा है, चाहे कहीं से भी लिया हो, चाहे टेलीग्राम से लिया हो, चाहे पेड खरीद के लिया हो, तुरंत छोड़ दो भाई, तुरंत, एकदम अत्यंत तुरंत छोड़ दो कि नहीं बैठ रहा, नहीं बैठ रहा। 500 1000 रुपये जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट पे आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना।
फिर कई बच्चे यार, मैंने कभी भी नहीं कहा कि मेरा अपडेटेड कोर्स खरीदो, कभी भी किसी बच्चे से। और मैं आज भी पूरे 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी बच्चा जिसने, और इसको लेकिन मुझे आपको समझाना पड़ेगा वरना इसके लिए अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी, तो इसलिए अभी समझा देते हैं, वीडियो अलग से शॉर्ट बना देंगे, बच्चों से देखते हैं इसके लिए, लेकिन मैं आपको अभी बताता हूँ, कभी भी किसी एजुकेटर का कोई कोर्स फिर से मत लो। लोग कोशिश करते हैं अपडेटेड कोर्स के नाम पे, सबके नाम पे, लेकिन एक बात को समझना, पिछले 10 साल से सिलेबस 90% सेम है, क्वेश्चंस वही 90%, 85% वही हैं। तो यार सिलेबस ऐसा हर साल क्या ही अपडेट हो जाएगा। अब आ गया AI, अब आ गया TCS, अब आ गया एडिक्विटी, इस तरीके से बहका देंगे, आप ले लोगे। और जिनने लिया आप बताना क्या अपडेटेड कोर्स में कोई डिफरेंस होता है? हम तो पढ़ा रहे हैं, हम तो इस फील्ड में नहीं होता, तो टाइम वेस्ट मत करो। पैसे की बात नहीं है, पैसे से ज़्यादा टाइम, वो इतना लंबा चौड़ा टाइम, तो सेम एजुकेटर का कभी भी आपको अपडेटेड कोर्स नहीं खरीदना है। अब अपडेटेड के ऊपर बात करते हैं। देखो ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो तुम्हारी ही मूर्खता होती है, देखो कैसे भी तुम मूर्ख बने क्यों, गलती पहली तुम्हारी है, कॉमन सेंस रखना है ना। अगर आप मेरे से 2024 में पढ़े, ठीक है, आपने मेरा पूरा कोर्स लिया, 2023 कर लेते, 24 तो फिर भी बहुत लेटेस्ट हो गया। मैंने कोई कोर्स 2023 में बनाया, वो आपने 2023 में पढ़ा, अब 2025 आ गया, बाई चांस आपका नहीं हुआ और आप मेरे कहने से, जैसे मैंने कहा कि आगे बढ़ो और प्लान बी की तरफ शिफ्ट करो, तो क्या 2025 में आपको मेरा कोर्स लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए यार। मैं एक अच्छा एजुकेटर अपने आप को तब मानूंगा जब मैंने 2023 में पढ़ाया था और वो इस लेवल का पढ़ाया था कि 2025 का भी आप एग्जाम निकाल पा रहे हो। ऐसा मेरा कोर्स अपडेट मुझे करने की तभी जरूरत पड़ेगी अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूं, मतलब पिछले 2 साल के ही सवाल मैं आपको करवा दूं। समझो इस बात को। जैसे अभी 2023 हुआ, मैंने आपको 2023 और 2022 के सवाल करवा दिए, अब आप मॉक टेस्ट लगाओगे 2023 का और 22 का, आपको सर ने जो पढ़ा है वही आ रहा है। मैंने पहले पिछले 5-10 साल का सिलेबस नहीं कवर किया, मैंने सारे टाइप्स कवर नहीं किए, मैंने केवल पिछले 2 साल कर लिए। तुम भी खुश, मैं तो खुश हुई क्योंकि मेरे कोर्सेज बिक रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं भाई जो पढ़ा रहे हैं सर वही आ रहा है। अगले साल 2024 आ जाएगा, फिर क्या होगा, फिर आप अपडेटेड कोर्स ले लोगे, फिर मैं 2024-23 के पढ़ा दूंगा, आप भी खुश मैं भी खुश। बट अच्छा तब है ना कि जब मैं पिछले 8-10 साल को नजर रखते हुए हर टाइप को उसी में कवर करा रहा हूं, तो 2024 में भी कुछ नया नहीं आ पाया क्योंकि मैंने 8-10 साल को पकड़ रखा था। 4-5 साल को एटलीस्ट पकड़ना चाहिए, फिर मैं वो कर दूंगा। तो मेरे कंटेंट की असली क्वालिटी का टेस्ट कब होगा? जब मेरा इससे बच्चा 2023 में पढ़ा है ना, और 2024 वो जाके दे रहा है और उसमें से आ रहा है, 2025 जाके दे रहा है उसमें से आ रहा है। आप अलजेब्रा देख लो, मैंने कितने साल पहले जब भी 2017 में यूट्यूब पे शुरू किया था, वो अभी तक बच्चों को पसंद आ रहा है। ठीक है, अभी लेटेस्ट वाला भी डाल देंगे, थोड़ा 2-4 टाइप्स नए आए पूरे अलजेब्रा, वो ऐड हो जाएंगे बस। तो इस चीज को समझो, अपडेटेड कोर्स टाइम बर्बाद करता है। ठीक, समझ में आया ना? इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कॉमन क्वेरी अबाउट यूट्यूब सेशंस। क्या एक बच्चा कहता है कि सर मैंने पेड कोर्स ले रखा है, नहीं, शुड आई बाई पेड कोर्स, क्या मुझे पेड कोर्स लेना चाहिए या फिर मैं डिफरेंट चैप्टर्स देख लूं डिफरेंट एजुकेटर्स के? ऐसा होता है ना, हाँ भाई परसेंटेज वहां से पढ़ लो, रेशियो वहां से, जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं वो बताते हैं ये चीजें यहाँ से पढ़ लो, वो बात सही है, लेकिन मैंने आपको अभी समझा ही दिया था, तो फिर से रिपीट नहीं करेंगे कि कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाएगा, है ना। कि अगर कोई कहता है मैंने फलाना टॉपिक अच्छा पढ़ा है, तो मेरा परसेंटेज रेशियो मिक्सचर नहीं देखोगे तो उधर पे उतना मजा नहीं आएगा। हर कोई अलग तरीके से कनेक्ट करता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँ एक बार किसी भी टीचर को फॉलो कर लो, जब आप उससे पूरा पढ़ लोगे फिर आप इस चीज को कर सकते हो, फिर इसमें टाइम कम लगेगा। अभी हर एक टीचर से अलग अलग पढ़ोगे तो उल्टा कंफ्यूज हो जाओगे, टाइम भी बहुत लगेगा, है ना। बाद में क्या होगा, आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया, आप तुरंत अच्छा ठीक है जल्दी जल्दी कवर कर लोगे सिलेबस। क्या मुझे यूट्यूब सेशंस देखने चाहिए अगर मैंने पेड कोर्स लिया है? एग्जाम्पल के लिए आपने मेरा पेड कोर्स लिया, तो क्या आपको मेरे यूट्यूब सेशंस देखने चाहिए? तो उसका आंसर है नो। क्या आपको किसी दूसरे एजुकेटर के कोर्सेज मतलब यूट्यूब सेशन देखना चाहिए? तो उसका आंसर है उससे भी बड़ा नो। सेम वाइस वर्सा, आपने किसी और का कोर्स ले रखा है तो नहीं, उसके सेशन नहीं देखने, दूसरे के बिल्कुल नहीं देखने, बिकॉज यूट्यूब इज अ मार्केट प्लेस, जहां पर मैं आपको या जहां पर हर एक एजुकेटर आपको फील कराने की कोशिश करेगा, अधिकतर एजुकेटर्स आपको ये फील कराने की कोशिश करेंगे कि देखो तुमने जहां पर जो पढ़ा है वो तो ठीक है, लेकिन ये देखो ये कुछ हटके है। तो वही है, फियर ऑफ मिसिंग आउट आपको हो जाएगा, जिसे कहते हैं फोमो इन शॉर्ट, है ना। शेयर मार्केट का वैसे वर्ड है,
अधिकतर वहाँ यूज होता है। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, और यार ये कुछ अलग पढ़ रहे हैं। मैंने आपको कहा है कि भाई 90% पे फोकस करो, कंसेप्ट अच्छे होंगे तो 10% अपने आप ठीक निकल जाएगा। 90% सवाल अगर अच्छे से कंसेप्ट के साथ कर लिए तो जो 10% अच्छे सवाल हैं वो भी कंसेप्ट से बन जाएंगे। 5% तो बनेंगे, 95% हो जाएगा। तो इसका आंसर है नहीं, आपको किसी का नहीं देखना है, क्योंकि अगर आपने किसी और का कोर्स देख लिया तो आप जिससे पढ़ रहे हो उस पर विश्वास कम हो जाए कि यार इसने ये नहीं पढ़ा है, भले उसने वो चीज़ आगे पढ़ा रहा हो। तो पहले पूरी चीज़ें कवर करनी है। जैसे कि रेशियो की कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको मिक्सचर एलिगेशन में कोई करा देता है ना। कुछ मिक्सचर एलिगेशन की चीज़ें होती हैं जो प्रॉफिट लॉस में कोई करा देता है। जैसे प्रॉफिट लॉस के कुछ टाइप्स होते हैं जो मिक्सचर एलिगेशन से करते हैं। तो किसी ने वो मिक्सचर एलिगेशन में करा दिया, तब आप कह रहे हो अरे यार उसने तो मिक्सचर एलिगेशन में ये नहीं कराया मेरे मास्टर ने, इसने देखो मिक्सचर एलिगेशन में करा रखा है। तो इसलिए नहीं देखो, टाइम वेस्टेज होगा। यूट्यूब वगैरह नहीं देखना, पेड कोर्स ले रखा है अपने लैपटॉप पे देखो, काम खत्म। क्योंकि इससे क्या टाइम वेस्टेज बढ़ रहा है, अपना डर भी लगेगा, फिर फोकस नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन कब देख सकते हो, जब आप कम से कम 80% सिलेबस अपना अच्छे से कवर कर चुके हो। 80% कवर कर चुके हो तो आप उसको देख लोगे, और आपने प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज भी लगा रखी है, तो आप समझ जाओगे कि यार ये मास्टर मुझे भड़काने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, या बहकाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है कि यार ऐसे सवाल तो नहीं आते। तो अपना बुद्धि विवेक यूज करना है कि यार ऐसे नहीं आते, सब फर्जी हैं। डाउट करते हुए पढ़ो कि यार ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही कोर्स बेचने के लिए, ऐसा मान लो। देखो मैं आपको सही वाली गाइडेंस दे रहा हूँ, ठीक है। मैं भी कभी कुछ ऐसा फालतू का पढ़ा दूं तो समझ जाना कि नहीं सर कोर्स वोर्स निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। मैराथन, महामैराथन, अल्ट्रा महामैराथन, अल्ट्रा मैराथन क्लास, ये सब क्लासेस देखना, लेकिन ये उम्मीद मत करना। और ये भी कब देखनी है, तो जब अपना सिलेबस अच्छे से हो जाए। ये उम्मीद मत करना कि इससे हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, इस एक सेशन में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ऐसे लिख देते ना, उससे बाहर सब कुछ आता है। भाई अगर कोई चैप्टर 1 घंटे में ही कवर हो सकता है तो उसे हम 8 घंटे 9 घंटे में क्यों पढ़ा रहे हैं। पेड कोर्स में वो ऐसा क्यों है, तो ऐसा नहीं, उसे एज अ रिवीजन आप ले सकते हो आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस। बट ये नहीं कि सीजीएल की मैं तैयारी कर रहा हूँ, सीजीएल 8 महीने बाद है, अभी सीएचएसएल का एग्जाम आ गया तो मैंने कहा इस मैराथन को ही देख जाऊं। कहीं के नहीं रहेंगे, घूमते रह जाएंगे उसी लूप में, सिलेबस कभी अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बुक्स को कैसे सिलेक्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर वही है, जैसे मल्टीपल कोर्स नहीं खरीदने थे ऐसे मल्टीपल बुक्स भी आपको परचेज नहीं करनी है ना। देखिए ना, इन्फ्लुएंसर आज कह रहे हैं कि भाई फलाने पब्लिकेशन की किताब ले लो, 2 हफ्ते बाद कहीं और से ज़्यादा मतलब रिवेन्यू हमें मिल जाएगा, तो उसकी किताब ले ले, सर हो जाए। अब वो सही गलत छोड़ो, तो बहुत सारी किताबें पीडीएफ इकट्ठी हो जाएंगी। पीडीएफ फ्री में भी मिल रही है, इकट्ठी मत करो, है ना। होता है फ्री में, जैसे मैं आपको कोई भी चीज़ करूँ, मैं कह रहा हूँ ये वाली किताब मैं फ्री में दे रहा हूँ आपको, क्यों दे रहा हूँ, उसमें मेरी पब्लिसिटी है। कोई भी एक पीडीएफ दिखा देना, कोई फ्री में दे रहा हो, उस पर उसकी फोटो ना लगी हो, उसका ऐप का नाम ना लिखा हो, सब पब्लिसिटी है अपनी। नथिंग इज फॉर फ्री, इफ समथिंग इज फॉर फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट, है ना। यूट्यूब के लिए भी ये कहते हैं, कुछ भी फ्री नहीं है। तो अब अपना कोई भी स्पेस मत घेरो, फालतू चीज कचड़ा फ्री में लेना चाहोगे। जब मेरे लिए एक किताब सफिशिएंट है, मुझे कोई 10 किताबें फ्री में दे रहा है, पीडीएफ दे रहा है, मेरे तो कह रहा हूँ छपा के वो हमारे घर पे भेज दे रहा है हार्ड कॉपी, तो भी वो मेरे लिए कचड़ा है, वो मेरा टाइम वेस्ट करेगी, मेरे को नहीं चाहिए, है ना। तो मल्टीपल बुक्स पर कभी भी नहीं लेंगे, कोई कितना ही चिल्ला ले, हमें इतना कॉमन सेंस है, हमें क्या रखना है। सब बेचने की कोशिश करेंगे, सब चुपकाने की कुछ कुछ कोशिश करेंगे, सोच समझ के लेना है, ठीक है भाई। इंग्लिश के लिए ओवरव्यू अगर फटाक से दे दूं कि कौन सी किताब अच्छी है, ठीक है, तो फटाक से इंग्लिश मैथ रीजनिंग जीके की फटाक से बात कर लेते हैं। देखो मैथ्स रीजनिंग जीके, इनके लिए तो वैसे प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज वाली किताब ही सफिशिएंट है ना। उसमें भी अगर मैं कहूँ किरण पब्लिकेशन की अच्छी रहती है। क्यों मैं कह रहा हूँ भाई, देखो मैंने क्यों अपनी किताब नहीं निकाली, जिन्होंने निकाली बहुत अच्छी बात है, उनमें से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट यार देखो, कोई एक पब्लिकेशन है, जब हम पढ़ते थे तब से यही है, तब भी मेरी पुरानी किताबें पढ़ी होंगी, यही पढ़ी हैं, तो इनका काम केवल बुक पर ही है और कुछ काम नहीं है। तो एरर होने की संभावना और किसी भी चीज़ की संभावना कम है। कंपाइलेशन सही है, इनकी सारी फौज पब्लिकेशन पे ही बैठी, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। अभी भी नई कुछ आ गई हैं, बट अगर मैं अपना पब्लिकेशन लाऊं तो उसमें थोड़ी समस्या मुझे आ सकती है, मैं इतने लोग नहीं बैठा पाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद मैथ्स रीजनिंग जीके, इनके लिए प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज वाली किताब अच्छी है, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है। मैंने परसेंटेज पढ़ा तो परसेंटेज का खोल के लगा लूंगा,
है ना। और मान लो रीजनिंग में हमने फोल्डिंग फिगर पढ़ा तो वो लगा लेंगे, कोडिंग पढ़ा तो केवल वो लगा लेंगे, इसलिए हम इसको फोकस करेंगे। इंग्लिश की आई एम नॉट श्योर। और हाँ, जीके में बस, तो इसके लिए कोई इंडिविजुअल थ्योरी वाली किताब मत लेना स्टार्टिंग के लिए। जीके में एक लूसेंट है, अगर पढ़ पाओ तो वो अच्छी किताब है बस, ठीक है। तो इतना है। बाकी इंग्लिश के लिए जो है कैसे करना है वो बता देते हैं। और बाकी डोंट बाय अपडेटेड बुक। अब इसमें ही मान लो मैं कहता हूँ आपके पास इस साल की किरण की किताब है, अब अगली साल मैं कह दूं कि भाई ये देखो हमारा अपडेटेड किताब आ गई, तो वो नहीं लेना है। क्यों भाई? एक, क्या हम इतने मतलब कि कामचोर हैं कि एक नया पेपर आ गया उसके लिए हम पूरी किताब ले रहे, वो तो हम प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। उसके बाद एक किताब रखोगे तो बढ़िया करेगा, आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस मार्क भी करोगे कि इन सवालों में मैं अटका, फिर नई किताब में कहां से मार्क करोगे, तो एक किताब रखनी चाहिए, ठीक। इंग्लिश के लिए फटाक से बात करते हैं। नीतू मैडम की वॉल्यूम 1 आती है किताब, ये ग्रामर के लिए सही है। शायद वॉल्यूम 2 में आता है आपका वोकैब वाली किताब, इसको थोड़ा छोड़ सकते हैं, है ना। ग्रामर की वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है। मैथ्स में गलती से भी कोई कहता है सर RS अग्रवाल ले लें, RD शर्मा ले लें, बिल्कुल मत लेना, वो तो ये इस सब की थ्योरी कोर्स से कंप्लीट होगी, बाकी केवल प्रैक्टिस दैट इज सफिशिएंट। वो भी केवल SSC वाली किताब लेनी है आपको। SSC की किताब स्टेट गवर्नमेंट के, चाहे यूपी हो चाहे MP हो, सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि यार SSC में बहुत क्वेश्चंस का भरमार है, तो वहीं से आप ये मान लो क्वेश्चंस इधर उधर हो जाते हैं। बट अग्रवाल वगैरह ये सब वाली किताब इनकी मत लेना, RD शर्मा लेके बैठो ना, केवल SSC पे फोकस करो, ठीक है। इंग्लिश के लिए यहां से आपकी ग्रामर खत्म हो जाएगी। और मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बाई अजय कुमार सिंह, ये अच्छी किताब है, ये भी ले सकते हो, इससे भी ग्रामर और अच्छी एनहेंस हो जाएगी। फिर इसमें आने को और भी कई सारे राइटर्स आते हैं ना, जैसे कौन सी नाम याद आ रहा है, फोटो याद आ रहा है लेकिन उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो किताब की इंग्लिश, वो ग्रामर के लिए नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, ठीक है, बट उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है। और ब्लैक बुक ले सकते हो, या उसके अलावा कोई भी जिसमें SSC के प्रीवियस कंपाइलेशन है, ये वोकैब के लिए अच्छी हो जाएगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और इन सब के लिए प्रीवियस ईयर वाली किताब देखो, MB पब्लिकेशन, इसमें क्या है, इसमें भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं लेकिन चैप्टर वाइज फॉर्म में नहीं है। ये पहले हम प्रेफर करते थे, हमारे टाइम में इसको किरण भी थी, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा मानते थे, ठीक है। बाकी आप किरण की चैप्टर वाइज ले सकते हो, भले बाद में लेना जब आपको, या इसको पहले या दोनों ले सकते हो, चॉइस है। देखो एक साथ सारी किताबें तो नहीं ले लोगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो मस्ट है, जैसे लूसेंट ले सकते हो और जो भी है, बट ट्राई करना हार्ड कॉपी लो, ठीक है। और इससे क्या होगा ना, इसमें चैप्टर वाइज है कि आपको मान लो पैरा जंबलिंग करनी है तो केवल वो कर सकते हो, इसमें वो चीज़ नहीं है, इसमें चैप्टर, इसमें जो है पेपर्स हैं, तो वो देख लेना आराम से। पहले एक को स्टार्ट करना, धीरे धीरे ग्रेजुअली बुक्स लेनी है, एक साथ ले लोगे तो पढ़ने का मन नहीं करेगा, कम बुक्स ले लेंगे, ठीक है। डन, आ जाइए। सिलेबस कैसे कवर करना है फटाक से समझते हैं। इसके बाद कितना बच रहा है भाई? अच्छा, मॉक टेस्ट और बच रहा है, कितना टाइम हो गया? 1 घंटा 3 मिनट, कोई बात नहीं है भाई, चलिए हम भी होठ सूख रहे हैं। चलिए, तो हाउ टू कवर सिलेबस, इस वीडियो को खैर 2 पार्ट में भी कई बच्चे देख रहे होंगे, कई आधे देख के छोड़ देंगे। भाई इतना लंबा थोड़ी तैयारी करनी होती है, सालों की मेहनत होती है, बहुत मेहनत है ना। उस मेहनत, अगर 1-2 घंटे देखने से समय कम हो रहा है, कुछ सही में वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो वो कुछ नहीं है। सालों की मेहनत दिखाने के लिए सिर्फ 60 मिनट मिलते हैं, ठीक है, तो 1-1 सेकंड बचाना है। आ जाइए, सिलेबस को कैसे कवर करें। हमने कोई भी कोर्स खरीद लिया, कहीं से भी खरीद लिया, जो तरीका रहेगा ना वो सेम रहेगा, चाहे कोई भी इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके कुछ भी हो। हम एक टॉपिक पहले पढ़ेंगे उस कोर्स से, लेट अस सपोज हमने पढ़ा टाइम एंड वर्क, और साथ के साथ मैं चाहता हूं अगर आप पे 8-9 महीने, 1 आध साल का समय है, तो नोट्स खुद बनाओ। अब थोड़ा सा हम कामचोर हो गए हैं, आप ये सोचो कामचोरी करके हम करते क्या, रील देख रहे हैं, तो इससे अच्छा सही जगह हम इन्वेस्ट करें। जब आप क्वेश्चन को लिखते हो, क्या है सर हमें तो नोट्स चाहिए, नोट्स से हमारा फायदा है, एक बार बनाने में मेहनत है, अदरवाइज कई लोगों की तो टीम होती है, उसमें वो खैर इन्वेस्ट करते हैं, बट प्रॉफिटेबल है अगर किताबें अच्छी सी बिक रही हैं तो, कि भाई क्वेश्चन आंसर सब कुछ लिखा हुआ मिल रहा है। बट खुद जो कलरफुल लिखोगे, खुद हमें होमवर्क क्यों दिया जाता है, स्कूलों में दिया जाता था,
ताकि हमें चीज़ें लिख के याद हो जाती हैं, लिखने से भी चीज़ें याद होती हैं। तो आपने क्वेश्चन लिखोगे, स्टेप धीरे धीरे कुछ तो याद होगा, तो वो लिखेंगे तो बेटर है ना। टाइम लगेगा, थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, लेकिन खुद की चीज़ें यही रहेंगी आपके पास। आपने मार्क कर लिया, हाईलाइट कर लिया। अब एक टॉपिक मैंने कर लिया कंप्लीट, डायमंड वर्क हो गया कंप्लीट। अब मैं क्या करूँगा, लास्ट 5 साल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगा। अब इसमें कॉमन सेंस रखना, ये मत पूछना सर अगर 2 साल के करूँ तो, सर 3 साल के करूँ तो। कई बच्चे वाहियात सवाल पूछते हैं, सच है नहीं है, सर 4 साल के कर लूँ तो क्या? अरे भाई अब नहीं है तुम पे समय, 4 साल के कर लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं कोई कोर्स चुपका जाता है तुम्हें, है? तो प्रैक्टिस करनी है लास्ट 4 से 5 साल, जितना प्रैक्टिस करोगे अच्छा। प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज वाली किताब से, ठीक है। और एक ही किताब आप रखोगे तो उससे बेनिफिट क्या होगा, आप कुछ क्वेश्चंस को मार्क करोगे। एग्जाम्पल के लिए 100 सवाल हैं किताब में, ठीक है। अब 100 सवाल में से अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो मेरा मानना यह है 65 to 70 क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है, 10-5 क्वेश्चन नहीं भी बन रहे होंगे इन 70 में से, तो वो सॉल्यूशन देख के आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी जो समस्या हो रही है, जो प्रॉब्लम आपको होगी, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 से लेके 30 सवाल या 20-25 सवालों में होगी। उन क्वेश्चंस को आप मार्क कर दोगे। इससे फायदा क्या होगा कि जब आप रिवीजन करोगे तो आपको सारे 100 सवाल नहीं देखने, वो 25-30 सवाल देखने से आपका रिवीजन उस चैप्टर का हो जाया करेगा। कोई मैराथन वाली क्लास देखनी नहीं पड़ा करेगी, और कुछ अपने नोट्स में क्वेश्चंस मार्क कर रखे होंगे, दैट्स ऑल। तो चीजें आसान हैं, बस कॉम्प्लिकेट कुछ हम कर लेते हैं, कुछ हम दूसरों पे भरोसा करके फिर फंस जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉक टेस्ट कब देने चाहिए और कौन से देने चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 20-30-40% बच्चे ऐसे हैं, या 50% बच्चे कम से कम ऐसे हैं, 100 में से अगर मान लो टोटल एग्जाम दे रहे 100 बच्चे, तो मिनिमम मैं नंबर आपको बता रहा हूं, मिनिमम 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। नहीं देने का मतलब ये नहीं है कि एक मॉक टेस्ट दे दिया तो हमने मान लिया कि उसने मॉक टेस्ट दे दिया। नहीं देने का मतलब है एनालिसिस नहीं करना। जब तक कोई बच्चा 1 घंटे का पेपर होता है ना, तो धीरे धीरे करते करते जब आप फर्स्ट टाइम एनालिसिस करोगे तो आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा। जितनी कम तैयारी उतना ज्यादा टाइम आपको एनालिसिस में लगेगा। तो जब तक आप एनालिसिस नहीं कर रहे तो आपका मॉक टेस्ट देना ना देना बराबर है। मॉक टेस्ट का असली बेनिफिट उठाना है तो एनालिसिस करना चाहिए। एनालिसिस क्या होता है, अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो मान लो मैंने टाइम एंड वर्क का कोई सवाल गलत कर लिया, अब मैं उसका सॉल्यूशन देख रहा हूं भाई कहां गलती हुई, और इससे फायदा क्या होता है वो भी समझो। और मॉक टेस्ट कब देना चाहिए उसके बाद ये बात करेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। तो सीरियल वाइज चलते हैं, इन्हें बहुत सीरियली अरेंज किया। जैसे वो अपना कोर्स होता है ना, तो उसमें हम करते हैं कि हाँ भाई पहले ये टाइप फिर ये टाइप। हाँ, कोर्स से याद आया कोर्स की बात ही नहीं करी, पूरी वीडियो निकल गई। हाँ, कोर्स की एक इंपॉर्टेंट बात है, छोटा सा चेंज मैंने किया है, वो यार ये है कि अभी ऐप पर परसेंटेज और अर्थमेटिक में परसेंटेज और एलजेब्रा, ये जो 2 टॉपिक्स है ना, ये फ्री हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि मतलब कंप्लीट पूरा टॉपिक जो है फ्री है। मेरा प्लान ये था कि 24 आवर्स का ट्रायल दे सकें बच्चों को, कि भाई जो बच्चा फर्स्ट टाइम ऐप पर आ रहा है। हाँ, दूसरी बात, हमारी ऐप भी है और वेबसाइट भी है। वेबसाइट का नाम है dikshitsir.com, बस इतनी सरल सी है। दीक्षित सर के आगे .com लगा देना है, बस ये है। वेबसाइट पर आप तभी एक्सेस कर सकते हो जब आप कोर्स को परचेज कर लोगे। अगर आपने कोर्स परचेज नहीं किया तो आपको ऐप से यूज करना पड़ेगा। यार मेरे हाथों में है नहीं, मेरे को कोडिंग आती होती तो मैं मंडे ट्रायल वगैरह सब एक्टिवेट कर लेता, लेकिन कुछ उनकी हैं टर्म एंड कंडीशन, कहते हैं सर अगर आपके में हम ये करेंगे तो जिन भी लोगों के हमने ऐप बना रखे सब में वो फीचर आ जाएगा। पता नहीं कितना झूठ है, जो मुझे पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 2 टॉपिक्स अभी फ्री हैं। जो मैं अपनी तरफ से दूसरा कमिटमेंट कर रहा हूँ, आगे मेरी कोशिश है कि हम मैनुअल वे में आपको ट्रायल दे सके, वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अभी जो चीज मैंने कर दी है वो बता दूं आगे। ये मेरी तरफ से कमिटमेंट है, 24 आवर्स का फ्री ट्रायल, मतलब 24 आवर्स का रिफंड। ट्रायल क्या है, रिफंड है 100%। मार्क माई वर्ड्स, अगर आप मेरे को समझ पाओगे, मैंने कह दिया इसका मतलब है, ठीक है। मतलब आपने अगर अभी कोर्स आप परचेज करने की स्थिति में, आपके पास है इतने रुपए, आपने कोर्स परचेज कर लिया, एज अ ट्रायल ले लो आप मेरी तरफ से, है ना। आप इसको लोगे
विदिन 24 आवर्स जो आपको यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा, आपने देखा, आपको समझ में आ गया, बट अभी आपने देख लिया, आप संतुष्ट हैं, आप लोगे नहीं लोगे और आगे जाके आपको डिसाइड करना है, तो आप केवल उस व्हाट्सएप नंबर पर अपना जिस मोबाइल नंबर पर आपने कोर्स परचेज किया है वो, और बस ये लिख देना सर मुझे रिफंड चाहिए, ये मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ कि आपको रिफंड 100% मिलेगा। हमारी कोई कंपनी वगैरह ऐसी बड़ी नहीं है कि नहीं भाई हम ऐसे फ्रॉड कर जाएंगे, ये सारी चीज़ें बिल्कुल होंगी, ठीक है। बाद में मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको एक बार मैनुअली टेस्ट करने की कि कैसे हम ट्रायल दे सकते हैं, ठीक। समझ में आ गई? व्हाट्सएप पे कर देना 24 घंटे में, ठीक है। ये नहीं फिर तुम 2 दिन लगाओ 3 दिन लगाओ, प्लीज समझो इस बात को, है ना। विदिन 24 आवर्स होगा, 101% रिफंड हो जाएगा, ठीक। चलो कहाँ पर थे हम? हाँ, तो मॉक टेस्ट जो है क्या करता है, मॉक टेस्ट हमारे मार्क्स को इंक्रीज करता है और हमें कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ भी आगे आगे, हाँ यार मैंने पढ़ा, एकदम कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो एग्जाम में जाओगे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि हाँ यार हो जाएंगे। मॉक टेस्ट कौन से? जब भी मैं मॉक टेस्ट कह रहा हूँ ना, तो मैं ये बात कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर मॉक सबसे इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट होते हैं। यहाँ वहाँ से केवल रैंडम मॉक टेस्ट मत देने लगना, क्योंकि उनका लेवल बहुत ऊपर बहुत नीचे इस तरीके से होता है ना। तो आगे बढ़े, तो हमें मॉक टेस्ट देने कब चाहिए, ठीक है। तो हमें मॉक टेस्ट देने चाहिए कम से कम 1 से 2 महीने की सीरियस प्रिपरेशन के बाद, कम से कम 1 से 2 महीने। तो शुरुआत मैंने परसेंटेज पढ़ा, मैंने मॉक टेस्ट दे दिया, मेरे को केवल परसेंटेज के सवाल अच्छी तरीके से आते हैं, तो फिर वो फालतू का पूरा मॉक टेस्ट वेस्ट हो जाएगा। वैसे ये बात है, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका जो सिलेबस है ना, वो 10th लेवल का है। ऐसा शायद ही कोई एक टॉपिक निकल जाए जो आपने न पढ़ा हो, जैसे सेट्स है, वो थोड़ा सा आ जाता है रीजनिंग में, वो 11th क्लास में है, मैथ्स में, ठीक है। बट अदरवाइज सब सिलेबस 10th तक का है। तो अगर आप सॉल्यूशन देखोगे, यानी सॉल्यूशन देखना यानी एनालिसिस करोगे, तो आप उसको समझ पाओगे। ऐसे नहीं समझ में ही नहीं आएगा, बट फिर भी अच्छा यूज करना चाहते हो तो 1-2 महीने बाद आप मॉक टेस्ट देना शुरू करो। कौन से देने चाहिए यार? तो मेन फोकस प्रीवियस ईयर वाला पेपर देना है हमें, ये पूरा पेपर देंगे हम। उसमें भी हम ऐसा नहीं कि चैप्टर वाइज देंगे, नहीं, जब हम मॉक टेस्ट देंगे पूरा पेपर दे देंगे। कभी रैंडमली किसी टॉपिक का दे दिया तो अलग बात है, बट अगर मैं टॉपिक का मॉक टेस्ट दे रहा हूँ तो वो तो मैं चैप्टर वाइज वाली किताब से कर ही रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम पूरा पेपर देंगे। और टेक्स्ट बुक मैंने इसलिए लिख दिया है सिर्फ क्योंकि ये हमारे टाइम से और यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, नो डाउट। आपको कोई और प्लेटफॉर्म मिलता है सही रेट में मिलता है तो देख लेना, पर यहाँ पर क्या है, कितने बच्चों ने सवाल सही किया गलत किया वो सारा अच्छे से दिखता है, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं, हमारा मेन मकसद है प्रीवियस ईयर, चाहे टेक्स्ट बुक हो चाहे कोई और, बात एक ही है। बट इस पर बच्चे बहुत ज़्यादा हैं इसलिए मैं इसे कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे कि कितने बच्चों ने सवाल गलत किया, तो वहाँ पर बड़े डाटा में हम देख पाएंगे, ठीक। प्रीवियस पेपर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी आपको वो लाइव मॉक यहाँ पर नहीं देना है। ये लाइव मॉक मैं कहूँगा, लाइव मॉक यहाँ पर मत देना, ठीक। प्रीवियस ईयर की बात करें, इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस, तो प्रीवियस ईयर पेपर जो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, क्योंकि इसका लेवल सही रहता है, स्ट्रीमलाइन लेता है, ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहेगा। एनालिसिस क्यों करना है और किस तरीके से करना है, अब आपके 1-2 महीने हो गए, आपने 2 महीने बाद मॉक टेस्ट देना शुरू किया, केवल मॉक टेस्ट दोगे तो नंबर देख के चले जाओगे। हमें देखना है कि यार इंग्लिश में मेरे इतने आए, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन पढ़ा, भले वहाँ पर आपको 1.5 घंटे तक का भी समय लग सकता है, 2 घंटे तक का भी समय लग सकता है, लेकिन वो समय आप इन्वेस्ट कर रहे हो, याद रखना। कैसे? जैसे मान लो हमने पढ़ा परसेंटेज और रेशियो, मगर बाकी के चैप्टर्स आपने भले पढ़े नहीं हैं लेकिन पहले पढ़े थे, सॉल्यूशन देख के समझ में तो आएगा स्टेप बाय स्टेप, अच्छा ऐसे हो रहा है। तो जब आप आगे उन चैप्टर्स को पढ़ोगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आपने देखे और उनका सॉल्यूशन देखा, मेंसुरेशन का देखा, तो जब आप उस टॉपिक को आगे पढ़ोगे तो कई सारे टाइप्स जो रिपीटेडली आ रहे हैं वो आपके पहले कवर हो चुके होंगे, या आपका उसका एक अच्छा आइडिया लग चुका होगा आपको। वही सवाल आप बार बार देख रहे हो, उसी टाइप के सवाल खुद समझ रहे हो, तो एक बेटर आपको अप्रोच समझ में आ जाएगी, एक फायदा होगा। तो ये टाइम वेस्ट नहीं। बच्चे सोचते सर एनालिसिस में बहुत टाइम लगता है, वो तो टाइम वेस्ट नहीं, ठीक है। ये समझ पा रहे हो ना, उनका सॉल्यूशन देख के समझ ही जाओ, क्योंकि कुछ भी नई चीज तो हम पढ़ ही नहीं रहे। अब लास्ट आ जाता है कि यार अगर आपने अच्छे से सिलेबस खत्म कर लिया है या नहीं भी हुआ है, तो एटलीस्ट 5 या उससे ज्यादा 5 से 10 लाइव मॉक टेस्ट देना। लाइव मॉक टेस्ट मतलब हमारी रैंकिंग कितनी चल रही है, इससे कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा डाउन हो सकता है। आपने 5 दिए,
हो सकता है उस 5 में से 1-2 बहुत मुश्किल थे, ठीक है। कॉन्फिडेंस इससे थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन वो नंबरों में होगा। जैसे आपका प्रीवियस ईयर पेपर में आपके मान लो 150 आ रहे हैं और इधर पे आ गए आपके 89, तो 89 नंबर मत देखना, अपनी परसेंटाइल देखना। क्या देखना? परसेंटाइल, कि भाई मेरे पीछे कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो द पंडित्स और भी कोई प्लेटफॉर्म देख सकते हो, बट इनके साथ तो यार हम सॉल्व करवाया है, इनके बहुत सारे है ना, नब भाई से बहुत बातचीत भी हुई है। उनका जो विजन है वो अपने से कुछ कुछ मिलता जुलता है कि भाई हमें सही से काम करना है। उनकी जो टीम है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की है। तो जो पेड मॉक होते हैं, पेड क्या सॉरी लाइव मॉक्स होते हैं, तो वो आप जो है यहाँ से कहीं और आपको बेटर लगे वहां से कर सकते हो, ठीक है भाई। तो ये लंबी वीडियो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि जो मैंने समझाया सारे पॉइंट्स मैं कवर कर पाए। एक पॉइंट लिखा नहीं था लेकिन वो भी फिर हो गया कवर। आई थिंक आप भी सेटिस्फाइड रहे होंगे एट द एंड। अच्छे से देखना, चीज़ें लिख लेना, आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ताकि कोई पॉइंट रह गया तो वो आप देख लें। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। तैयारी अब अच्छे से आप एकदम स्टेप बाय स्टेप शुरू कर सकते हैं।